इतने अरसे इन बिटवीन अगर कोई डाटा शाटा मार के फोन ही कर ले उसको देती है। तो सर डीएचए में एंट्री बैन करवाएं उसकी स्टेट की ट्रांसफर ना करवाएं 3 महीने। जद्दारी के दौर में 10-11 में तो काम देखे ना, 10-11 में काम इसलिए चलना शुरू हो गया था। अब आप पीछे चले जाएं कि 2005 में अप्रैल में रिसेशन आ गया था। वो 3-4 तो मार्केट वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था, लाखों से प्रॉपर्टी करोड़ों में जानी शुरू हुई थी। उससे पहले मार्केट पूरे पाकिस्तान में हमेशा प्लॉट लाखों में होते थे। तो मार्केट स्लो, अच्छा मार्केट स्लो का थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करें। अक्सर लोग मार्केट स्लो है, मार्केट तेज़ है, अब बजट में ये टैक्स हो गया है, बजट में वो टैक्स हो गया है, गवर्नमेंट नहीं चाह रही रियल एस्टेट को चलना, IMF ये कर रहा है। आप अभी भी अगर मेरा ख्याल है कि घरों की बात करें तो इतनी रिक्वायरमेंट है घरों की, शॉर्टफॉल हमेशा से ही पाकिस्तान में घरों का चलता रहता है। तो जब हम एट द सेम टाइम हम शॉर्टफॉल की भी बात करते हैं और दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि मार्केट स्लो है, जब शॉर्टफॉल है इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट तो है, घर बनने हैं, घर आने हैं, प्लॉट आने हैं, तो प्लॉट बिकेगा भी, घर बनेगा भी। तो हम एक तरफ कहते हैं कि जी घरों का शॉर्टफॉल है और दूसरी तरफ हम कहते हैं मार्केट बहुत स्लो है। तो इसमें भी सटेक एलिमेंट आ जाता है या वाकई ही गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है काम को चलाने में, आपके ख्याल में होती जा रही है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी इतनी बढ़ गई है कि एक बंदा कह रहा है मैं आज प्लॉट तो ले लूँ 25 लाख 30 लाख 35 लाख रुपए का, मगर कंस्ट्रक्शन में 70 लाख रुपए की यकमुश्त कहाँ से करूँगा जी। तो हम उस ट्रांजिशन में हैं, ये चेंज होगा, आज नहीं होगा, अगले 10 साल में स्लोली देखें एक चेंज आता है, वो ग्रेजुअल आता है, ये नहीं आता ओवरनाइट आ जाता है कि रात को सारे प्लॉट के बाहर सुबह सारे घर के बाहर हो जाएंगे। मगर देखें आप पिछली तेजियों में हम सुनते थे पहले जी रेजिडेंशियल चलेगा, फिर एकदम से कमर्शियल की दौड़ आ जाती है जी। ऐसे ही अब 20-21 वाली अगर आप देखेंगे तो इसमें कमर्शियल की दौड़ आई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई, बढ़ा ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये पहला चेंज है, ये तेजी का पहला चेंज है कि जिधर हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखना चाहिए कि वी हैव टू चेंज आवर पैटर्न्स। ये नहीं है कि अब हम पुराने पैटर्न पे काम करते रहेंगे और हमारा काम होता जाएगा। अब सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के बाद आपको फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वाली जो बुकिंग है उसकी मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी है क्योंकि अब वो प्लॉट वाला ग्राहक नहीं आएगा, वो कहेगा यार बना बनाया मुझे फ्लैट दे दो, क्योंकि बिजली के अखराजात इतने बढ़ रहे हैं, हर बंदा घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपके पास 2 पोर्शन हैं तो आपने कहीं ना कहीं लाउंज में भी AC लगाना है, आपने कमरों में भी लगाना है। उधर ये है कि आपने अपार्टमेंट लिया, आपने लाउंज में AC लगा दिया, कमरों के दरवाजे खोल दिए, प्लस वो इंसुलेटेड इस तरह होता है कि आपके ऊपर भी अपार्टमेंट है, नीचे भी अपार्टमेंट है, 7 बिल्डिंग्स हैं, तो आपका वो ऑटोमेटिकली ठंडा होता है। आपने दिन में एक AC भी चला दिया तो आपका पूरा घर ठंडा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान फैज़ हूँ और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। रियल एस्टेट से रिलेटेड हम चीज़ें लेके आते रहते हैं, दोस्तों के साथ डिस्कशन होती रहती है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बड़े ही यंग एनर्जेटिक और पढ़े लिखे दोस्त आए हुए हैं। पढ़े लिखे इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम टैक्स से रिलेटेड भी गपशप करेंगे, रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है उससे रिलेटेड भी गपशप करेंगे। तो आज हमारे दरमियान हमारे छोटे भाई ज़ुहैब जान साहब आए हुए हैं जान स्टेट से। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी एसोसिएशन से भी वाबस्ता हैं, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, एक्चुअली उनके भाई हैं, लेकिन क्योंकि जान स्टेट जो है वो फाइनेंस का जो सारा माल असबाब है वो इनके पास है, तो इसलिए ही इज़ द वन कि जो हमारी एसोसिएशन को और हमारी रियल एस्टेट की जो फाइनेंस की एक सीट होती है उसको ये होल्ड भी करते हैं। ज़ुहैब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम इमरान भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वो आपको पता है वो सीनियर्स को बुलाना और पॉलिटिकल बातें करना और रियल एस्टेट गपशप करना और साथ उनके साथ तो कोई ना कोई चलती रहती है ना, तो हमने कहा कि साथ साथ जो है ना वो कारोबारी डिस्कशन और एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ जो है कि हम किस तरीके से रियल एस्टेट को देख रहे हैं किसी के, तो मैंने कहा वो एक सीरियस डिस्कशन हमारी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए फिर जो है ना वो आप जैसे भाई को हमने बुलाया। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया और बड़ी खुशी भी हुई कि यंगस्टर्स की भी कोई ना कोई पहचान है इधर मार्केट में। अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में सफ़ेद बालों की तरजीह दी जाती है, उनसे मशवरे लिए जाते हैं, मगर ये बात ठीक है, लेकिन देखें फ्यूचर तो यंगस्टर्स का ही है। मैं यकीन करें इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ साल से वीडियोस बना रहे हैं, बड़ी थोड़ी वीडियोस कर हमारी आई होंगी, लेकिन अगर हम पिछले 1 साल के एनालिसिस करें ना, मैं हमेशा यूथ की बात करता हूँ, हमेशा यूथ की बात करता हूँ और पढ़े लिखे बंदों की बात करता हूँ कि इस हमारी कम्युनिटी में या इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा वैक्यूम है, पढ़े लिखे लोग इतने मर्ज हो सकते हैं और इतना यहाँ पे काम का वॉल्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नए आइडियाज़ लेके आते ही कोई नहीं, हम रूटीन में ही चली जा रहे हैं। वो इसी तरह देखें पाकिस्तान में हम
मतलब कि वी आर अनलकी कि हम लोग भेड़ चाल पे ही चलते हैं। जी yes. मुझे पता लगे इमरान भाई ये मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मैंने वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी, चाहे मुझे उसका अलिफ बे ना पता हो। कभी भी हम लोग जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया लाने का सोचते ही नहीं है कि यार हम कोई नई चीज़ लेकर आएँ, इसको आजमाएं, ये मार्केटिंग टूल हम लोग करें। तो उस तरह आप मतलब कि डिफरेंट हमारी सोसाइटीज़ भी देखेंगे तो वो इसी तरह है कि वो एक बंदे ने मार्केटिंग की, पूरा मुल्क सजा दिया। तो ऐसे ही। वो हर बंदा जो लेकर आ रहा है वो समझ रहा है कि शायद ये मुल्क सजाने से ही हमारी फाइलें बेच जानी जी है, exactly. हमारी चीज़ें बेच जानी है। तो वो भेड़ चाल है, हर बंदा उसी को बार बार आजमाई जा रहा है। वेरी ट्रू। तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नए आइडियाज़ जो हैं वो हमारे कारोबार को बेहतर भी कर सकते हैं। बाकी पढ़ा लिखा होना देखें एक अच्छा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मगर उसके अलावा मेन चीज़ें हैं कि आप अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। जी जिसकी मैनेजमेंट बेहतर है वो कारोबार बेहतर कर लेता है, ऐसे जिसकी ही है। मैनेजमेंट हल्की है, पढ़ा लिखा है, जो मर्जी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कारोबार बिल्कुल में ठीक है। successful ये हो सकता है। चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से आती हैं, सीखने से आती हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो रहता है कुछ ना कुछ गलतियां करके आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। ज़ोहेब भाई मुझे थोड़ा सा बताएं अपना बैकग्राउंड, कब आप रियल एस्टेट में आए, अचानक आ गए, को प्लान करके आए, और डीएचए ही क्यों चूज़ किया आपने? थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताएं अपना। इमरान भाई बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि मैं जिस वक्त मैं आया तो उस वक्त तो मैं इरादा नहीं रखता था कि मैं फौरी रियल स्टेट में आ जाऊँ। इरादा इसी तरह था कुछ थोड़ी बहुत जॉब करें, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस लें, या फिर कोई मतलब कि पंगा वंगा करके तो फिर कोई हम काम में आएंगे। बिल्कुल ठीक। वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि सडनली आई हैड टू जंप इन दिस बिजनेस। वालिद साहब का ऑफिस था, वालिद साहब काम कर रहे थे तकरीबन पिछले फ्रॉम अ डिकेड और टू, और फिर इसी तरह वो कराची से मूव हुए थे। जी कराची में पहले वो काम करते रहे, 80s में उनका ऑफिस था सिंधी मुस्लिम में। फिर वो लाहौर आए, हम लोगों ने खैर इंडस्ट्री एक लगाई, वो अनसक्सेसफुल रही, नहीं वो चल सकी। किस्मत में ये लिखा था कि शायद हमने रियल स्टेट में आना था, आप भाइयों से सबसे मिलना था तो फिर उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं ज़ाहिर, वो 2013 में आए। उन्होंने एज अ प्रॉपर हमारी जो कंपनी थी उसको कंसल्टेंसी फर्म बनाया रियल स्टेट की। और फिर 2014 में वी वर शॉर्ट ऑफ मैन पावर, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उस वक्त फ्री हुआ अपनी पढ़ाई वगैरह से, तो उसने कहा यार लेट्स डू दिस सेटअप, और फिर हम लोग उस वक्त से साथ ही। तो एक आप कह लें कि डिसएडवांटेज या एडवांटेज भी है हमारे लिए, मगर वो डिसएडवांटेज भी है कि हमने किसी महकमे से जाके, मतलब कि जैसे हमारे इधर यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, चौहान स्टेट है, अस्करी स्टेट थी एक ज़माने में, गैरिसन है, इधर के जो लोग हैं मतलब लीड्स है, इधर से जो बंदे निकलते हैं वो काफ़ी पॉलिश, और जाहिर सी बात है कि उनका एक फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों से हर वक्त कर रहे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो उनसे उनकी एक जो हम लोग जैसे बैच वाला सीन होता है ना यूनिवर्सिटी में, कि आपकी अगर हर बैच से दोस्ती है तो आपके हर बैच में दोस्त होंगे। जी एग्जैक्टली। तो वो यही होता है, आप जूनियर हैं, आपसे 4 साल पहले एक बंदा आया था, तो उसके साथ जितने उसके ब्याने वाले दोस्त हो गए, ये वो जो डीलर एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, तो वो सभी ऑफिस में आ रहे हैं आपकी मिलना जुलना। तो हमें उस टाइम में ना काफ़ी मतलब कि शुरू में मुश्किल हुई, हमें नहीं पता कौन बंदा सही है कौन गलत है। वही जो आपकी वाली बात है कि बंदा गलतियां करके सीखता है, हमने नुकसान करके सीखा, कहीं टोकन फंसे, पता लगा यार ये बंदा नहीं ठीक। फिर कई बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हुए, आपका कुछ भी था वो उसने कहा जी नहीं यार तेरा हक है भाई ये रख लें। तो हर तरह का बंदा मिला, उससे एक्सपीरियंस करते करते, मगर फिर तकरीबन हमारा भी ताल्लुक कुछ 5-6 साल पहले बना इमरान भाई आपके साथ ज़मीन बॉयकॉट में, मेरे ख्याल से उधर से एक हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। पहले भी था 2018-19 से पहले भी था डीलों की हद तक, मगर उससे फिर एक बिल्कुल ही वो भाइयों वाला हमारा एक सिस्टम शुरू हो गया। तो हुआ ये कि फिर हमने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमने लोग उसको एज अ मतलब कि लेते हैं कि बड़ा कि हमारी अना का मसला। हाँ, कोई सियासी तौर पे आपने कोई एडवांटेज इसमें लेना मैं है या एक वो बकर भाई की भी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा यार इसको एज मार्केटिंग टूल लो। तो वो आप कह रहे हैं ना यूएसपी मार्केटिंग टूल भी है। देखें इलेक्शन सिर्फ ये नहीं है, मगर आप एक साफ नीयत के साथ आएँ कि मैंने कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए करना है, कम से कम जो मुझे ड्यूटीज़ दी जाएंगी मैंने उनको खूबी से अंजाम देना है, तो आप उसमें इंशाल्लाह सुरखरू होंगे ही होंगे। प्लस आपकी एक मार्केटिंग है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मैं समझता हूँ कि 2-4-5 साल हम पहले कहीं काम करते, वो एडवांटेज अल्लाह ताला ने हमें दे रहा है। दुरुस्त है सब्र का, वो अल्लाह ताला कहते हैं सब्र करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सब्र वाला फल ही हमें तकरीबन आप समझ मिल गया। आहिस्ता 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 बिल्कुल इसी तरह बेहतरी होती रही। अच्छा, आपने कितने अप एंड डाउन देखे हुए मार्केट की, कितनी आपने हाइप देखी हुई है और कितनी नेगेटिविटी देखी हुई है? देखें जी, जब पहले आए तो नेगेटिविटी थी, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता था। शायद मार्केट 14-15 में तो तकरीबन मार्केट डाउन ही थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद प्रिज्म का बैलेट हुआ 15 में एंड में, तो उसके बाद प्रिज्म भी डाउन था, मगर फिर एकदम 16-17 में थोड़ा सा चला। तो वो आप कह लें कि प्रिज्म की हद तक या सिर्फ डीएचए लाहौर की हद तक, उसके एक फेज़ तक वो फेज़ सिर्फ एक चल रहा था।
तो वो थोड़ा सा देखा, फिर असल तेजी तो देखी 20-21 वाली हाँ। जो ये वाली आई थी, बाकी अच्छा, तो वो मंदा ही देखते पहली रहे तेजी आपने जो, क्योंकि 2016 में आपको वो याद होगा वो जो बजट एक बड़ा अजीबोगरीब सा आ गया था, इसाक डार साहब इसाक वाला, डार साहब वाला, जिसमें उसके बाद तो फिर 3 साल तो मार्केट बिल्कुल रिसेशन में रही ना। बिल्कुल इसी तरह मगर देखें इमरान भाई, असल में ना रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहिद अगर पाकिस्तान का कोई अपना प्रोडक्ट है ना जिसको ना डॉलर से कोई फ़र्क पड़ता, ना जी इम्पोर्ट से पड़ता, ना एक्सपोर्ट से पड़ता है, तो वो हमारी लैंड है। जी एग्जैक्टली। उसके अलावा ना हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको हम कहें कि स्क्रैच से, इसमें ना एक केमिकल ना एक चीज़ हमारी बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो वो सिर्फ रियल स्टेट है। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है डॉलर से। तो आप उसमें मेहनत करें, देखें हर बंदे की ज़रूरत है घर, लैंड, चाहे वो 2 मरला हो, 3 मरला हो, हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि यार मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी छत हो। अगर आप बिजनेस में चले जाएंगे, इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, वेयर हाउसेज हर एक बंदे की है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि डीएचए की हद तक है, हाँ ये अगर हम डीएचए का एक फेज भी कर लें बाखूबी, तो वो भी मतलब कि हमारी शायद नस्लें सवार थे। मगर अगर हम पूरे पाकिस्तान को लेके देखें तो हर तरह का रियल स्टेट है। बेसिक बात ये है कि आपका क्या टारगेट है और आपके टारगेट मार्केट क्या है, उसको आप देखें। अब हम लोग मैं आपको बताता हूँ, शुरू में आए तो हमारे कई ताल्लुक वाले साहब के थे, तो हम उसके थ्रू किसी इंडस्ट्री से कभी मिलने जाते थे, कभी जाते थे, हम बच्चे होते थे, मेरी 22-23 साल उम्र थी। तो वो पहले पूछ रहे थे बेटा एक्सपीरियंस कितना है, तो वो हम जब उसको एक्सपीरियंस बताते थे, वो उम्र देखता था, कहता था पढ़े लिखे तो हो। वो फिर बाद में हमें लगता था हमसे डील नहीं लेता, और वो क्यों नहीं लेता हमें पता लगता था यार वो फलां डीलर से ले लिए, फलां से ले लिए, और वो सारे उम्र सीधा मतलब थोड़े एज में हमसे बड़े होते थे, तो बड़े भाई हैं वो भी सारे। तो हम कहते थे यार ये क्या चक्कर है, मगर आज वो चीज़ समझ आती है। वो कहते थे यार ये बच्चे हैं, क्या पता इनसे 5-6 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हैंडल हो के ना हो, जी ये ना हो कि फंसा दे मेरा पैसा 5-10-15 लाख रुपए। ऐसे। तो फिर उधर हमने एक चीज़ को मार्केट गैप को देखा कि यार हमारी टारगेट मार्केट इंडस्ट्रियलिस्ट और इस तरह का बंदा नहीं है जो पाकिस्तानी सोच वाला है। जी हमारी टारगेट मार्केट है बैंकर्स, हमारी टारगेट मार्केट है ओवरसीज क्लाइंट, जो कि एक पढ़े लिखे बंदे की बात को समझें, ऐसे ही। वो एक तमीज बांधे तो वो कहें हाँ नहीं ये सही कह रहा है। वो जो दूसरा पाकिस्तानी हमारा टिपिकल कल्चर और टिपिकल माइंडसेट है ना, वो कहता है कि भाईजान बंदा हो जो कि एक मतलब कि शशके वशके वाला हो, ठीक है, जिसको 10 लाख दो ना तो उसके पास 10 लाख नजर आ रहा हो कि ये कल को आपको पे बैक कर सकता ये है। बात ठीक। तो वो टारगेट मार्केट बेसिकली आपने अपनी सिलेक्ट करनी है और उसको हिट करना है, तो आपके पास काम नहीं खत्म होता, काम बहुत है मार्केट में। ज़ुहैब भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और वाकई ही ये चीज़ हमारे माशरे में ये चीज़ बड़ी ही पेनिट्रेट कर गई हुई है कि एक वो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता था कि यार एक नया बंदा है, पता नहीं किस तरह परफॉर्म। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका एडवांटेज भी अगर हम लें, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप आए तो आपने आके थोड़ा सा चेंज किया। मैं जब 2004-05 में आया तो जब आके यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो मतलब वहाँ पे क्लाइंट की कॉल्स आ जाती थी या हम अप्रोच कर लेते थे क्लाइंट को, तो एक बैकग्राउंड एक अच्छी खासी क्लाइंटेज का बैकग्राउंड था उनका ना। अच्छा, नाम का भी हमें एडवांटेज हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी मैं बात कर रहा था कि ज़रा बात करनी आती थी, कुछ पढ़े लिखे थे कुछ, तो जो आपकी बड़ी साफ सुथरी क्लाइंटेज थी ना, मतलब आप ये कह लें मल्टीनेशनल्स में जो जॉब करते हैं, जो बैंकर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छा वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो गए। क्योंकि उससे पहले जो कल्चर था वो तो बस ऐसा ही था, लट्ठे का शलवार कमीज या कॉटन के कपड़े पहन के एक टेबल रख के और बैठ जाना तो कि जी सानू पैसे दे जाओ तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते प्लॉट लभ लेने आ। वो मैरिट ही कोई नहीं होता था ना। तो वो जब मेरा ख्याल है 5-6-7 में जब एक कंपटीशन की फ़िज़ा क्रिएट हुई कि यार नहीं भाई आप एक 10 की बात कर रहे हैं, मुझे 1 करोड़ 8 लाख में फ़लानी जगह से प्लॉट मिल रहा है, तो फिर पता चला कि नहीं अब तो कम्पीट करना पड़ेगा। अब तो वो सिनेरियो नहीं है को आपको 10 लाख रुपया टोकन दे जाए या बयाना दे जाए और आप उसके बाद चीज़ों को ढूंढते रहे। तो वो आपको एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है उस चीज़ का कि आप जहाँ पे अपने आप को जहाँ पे स्पेस मिलती है ना, वहाँ पे फिर मेरा ख्याल है कि यूथ ने अपने आप को मनवाया भी है और चीज़ों को बड़ा पॉजिटिव लेके चलें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, अच्छा हमारे उस्ताद मुझे याद है वो बात करते होते थे, वो बड़ी छोटी एज में आ गए, खालिद साहब की बात कर रहा हूँ, वो कहते थे जब जर्नैलों से या ब्रिगेडियर से बात करते थे ना, तो जब कोई मीटिंग सेटल होती थी ना, तो एक टाइम आता था तो मैं अपने वालिद साहब को, उनके वालिद रिटायर मेजर थे, तो वो कहते मैं उनको भेज देता होता था। मेरी इतनी छोटी एज थी, मैं इतना स्किनी सा होता था, वो कहते थे मैं जाऊँगा तो मुझे ना किसी ने प्लॉट देना ना टोकन देना किसी ने। तो वो कहते थे बड़े अरसे तक मैं फ़ोन पर ही बात करता रहा, और कहता 2 दफ़ा लिटरली कहता ऐसे हुआ कि वालिद साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैं जाके मैंने बात की, मैंने कहा वो खालिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे टोकन चाहिए। कहता मैंने जाके बताया ही नहीं उन्हें। और वो वाकई वो एक आ जाता था कि यार नहीं ये बच्चा सा है तो इस पर ट्रस्ट कैसे करें हम। मगर इमरान भी, मैंने एक चीज़ जो अपने करियर में देखी है कि आर्मी पर्सनल जितने हैं वो मतलब कि हमारे जैसे जो यंग हो,
मतलब जिनको बात करने का तरीका हो, तहजीब Exactly, हो और वो exactly. तरीके से बात करें, वो बड़ा अच्छा हमारे साथ डील करते हैं और फेवर भी देते हैं जी, कि exactly. सस्ता भी दे देते हैं प्लॉट, और लेना हो तो उसमें भी हमें तरजीह देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, ये बात उसको ठीक मतलब है। कि सारा कुछ है। आर्मी पर्सनल्स का मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम देखें, तकरीबन मैं समझता हूँ कि डीएचए का 50% प्लॉट अगर सिविलियन के पास होता है तो 50% आर्मी पर्सनल्स के ऐसा पास ही होता है, ऐसा ही है। है। वो चाहे जिस मर्जी लेवल का हो, मेजर साहब हो, कर्नल हो या जनरल हो, वो हमें बड़ी तरजीह देते हैं जी। और वो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं और प्रमोट करते हैं। मतलब कि आपको पता है, बयाने भी करते रहे हैं। हाँ। तो उनको अक्सर जाके ना, मैं जब मुंह पे कहता था कि वो पूछते थे कि यार ये प्लॉट ट्रांसफर कराना है आपने या बेचना है, हम कहते थे कि सर बेचने की ट्राई करेंगे। हाँ। वो फिर आगे से दुआ देते थे। हाँ, मुझे आज तक exactly. कोई एक ऐसा आर्मी पर्सनल नहीं मिला जिसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं यार आपके नाम भी ट्रांसफर दूंगा। हाँ। वो सारे ये कहते थे यार चले, अल्लाह बरकत डाले आपकी रोजी में, अल्लाह करे आपको इससे अच्छा मुनाफा हो, जो और मेरा आप नसीब था ये मुझे मिल गया। कह भी दें तो बड़ी आसानी हो जाती है आगे ट्रांजेक्शन पे, बिल्कुल बजाय इसी इसके तरह। कि कई दफ़ा। अच्छा, ये भी शुरू शुरू में होता है, मैं आपको बताऊँ, एक डर का एलिमेंट होता है कि अगर मैं कहूँगा ना कि नहीं जी मैंने तो बेचना है, तो वो कहेगा यार नहीं, इसके पास 5-10 लाख है, ये अपना फंसा के तो मुझे दलील ना करे ना। तो क्या होता है कि आप झूठ बोल के, एक झूठ बोलते हैं, उसके बाद फिर झूठों की पूरी लाइन ही होती है। लाइन फिर होती है, वो फिर एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, तो फिर तो ये तो बड़ी बेहतरीन बात है कि अगर आप ये किसी को कह दें कि जी मैंने बेचने के लिए लेना है, आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मैं आपको तंग नहीं करूँगा, तंग मैं नहीं, आपकी आपको पेमेंट जो टाइम पे टाइम होगी। आएगी वो टाइम पे आपको पेमेंट दे दूंगा मैं आपको ना। तो वो आप में भी एनर्जी आ जाती है कि यार मैं बता के आया हुआ हूँ। और वो तो अगला कोई इशू जब नहीं है। एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलता है ना कि यार आप भी Exactly. कमाओ ये सारा कुछ, तो वो आपके अंदर एक ज़्यादा जज्बा होता है कि यार इसको मैं टाइमली फारिग कर दूं, चाहे मेरा नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो Exactly. सेकेंडरी है। अभी जो है भाई, क्या देख रहे हैं मार्केट डायनामिक्स जो हैं रियल एस्टेट के, चेंज हो रहे हैं, हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है? क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। आप ये देखें कि हम अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं, जब भी आप बात कर रहे हैं कि टोकन फंसा दें, बयाना फंसा दें, हमें 2-4 लाख मिले, हम उसको बेच के निकल जाएं। नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्या देख रहे हैं आप रियल एस्टेट को? देखें इमरान भाई, असल में ना पाकिस्तान इज़ गोइंग टूवर्ड्स रियल स्टेट डीलिंग। हम पहले रियल डीलिंग में थे, सिर्फ हम प्लॉट बेच रहे थे। ठीक है, आप दुनिया में मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो आप उधर देखिए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल और ऐसा ही जो है। जितनी ट्रेड होती है ना, वो तकरीबन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की होती है। आप दुबई की अभी मिसाल ले लें, ठीक है, लोग कहते हैं रियल स्टेट से बना है। ठीक है, आपने कितनी बार देखा कि उधर लैंड की एडवर्टाइजमेंट हो रही है? जी। नहीं हो रही। नहीं ठीक हो है, हम अभी उस एरा में फंसे हुए हैं जिधर वी आर ट्रेडिंग रियल स्टेट नहीं हम लोग कर रहे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। जब तक देखें, अब हम उसकी ट्रांजिशन मोड में आ गए। अब आप फेज 5 देखें, उधर प्लॉट ना होने के बराबर है। मगर यही आप 10 साल पहले चले जाएं तो फेज 1, 2, 3 इधर प्लॉट ही प्लॉट होते थे, घर कम होते थे। ऐसा ही है। तो ये क्या चीज़ हमें एक डिपेक्ट करता है कि हमारे इधर बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको मेट्रोपॉलिटन भी नहीं माना जाता। अब जाके वो एक्सेप्टेंस आ रही है। लोग जो हैं, जो जिसने घर बनाना है वो प्लॉट ले रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से डीएचए का भी बड़ा किरदार है नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी की सूरत में, कि लोग इतनी इतनी निकाली है कि वो वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे को, क्लाइंट्स को पता लगी, और वो बंदे जिन्होंने काफ़ी अर्से से प्लॉट पुराने अपने होल्ड किए हुए थे वो बेच के नए फेजेस की तरफ जा बिल्कुल रहे ऐसा ही हैं, है। ताकि खाली लैंड हमारी एक तरफ रहे, पिछला सारा जितना है वो आबाद होता रहे। तो ये एक चीज़ है कि हम लोग ट्रांजिशन में हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। जो सोसाइटीज़ थी वो भी प्लॉट बेच रही थी, अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी इतनी बढ़ गई है कि एक बंदा कह रहा है मैं आज प्लॉट तो ले लूँ 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए का, मगर कंस्ट्रक्शन में 70 लाख रुपए की यकमुश्त कहाँ से करूँगा? जी। तो हम उस ट्रांजिशन में हैं। ये चेंज होगा, आज नहीं होगा, अगले 10 साल में स्लोली देखें एक चेंज आता है, वो ग्रेजुअल आता है। ये नहीं आता ओवरनाइट आ जाता है कि रात को सारे प्लॉट के बाहर और सुबह सारे घर के बाहर हो जाएंगे। मगर देखें आप, पिछली तेजियों में हम सुनते थे पहले जी रेजिडेंशियल चलेगा, फिर एकदम से कमर्शियल की दौड़ आ जाती है। जी ऐसे ही अब 20-21 वाली अगर आप देखेंगे तो इसमें कमर्शियल की दौड़ आई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई, बढ़ा ही नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये पहला चेंज है, ये तेजी का पहला चेंज है कि जिधर हमें थोड़ा सा ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखना चाहिए कि वी हैव टू चेंज आवर पैटर्न्स। ये नहीं है कि अब हम पुराने पैटर्न पे काम करते रहेंगे और हमारा काम होता जाएगा। अब सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के बाद आपको फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वाली जो बुकिंग है उसकी मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अब वो प्लॉट वाला ग्राहक नहीं आएगा, वो कहेगा यार बना बनाया मुझे फ्लैट दे दो, क्योंकि बिजली के अखराजात इतने बढ़ रहे हैं, हर बंदा घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपके पास 2 पोर्शंस हैं तो आपने कहीं ना कहीं लाउंज में भी एसी लगाना है,
आपने कमरों में भी लगाना है। उधर ये है कि आपने अपार्टमेंट लिया, आपने लाउंज में एसी लगा दिया, कमरों के दरवाजे खोल दिए, प्लस वो इंसुलेटेड इस तरह होता है कि आपके ऊपर भी अपार्टमेंट है, नीचे भी अपार्टमेंट है, 7 बिल्डिंग्स हैं, तो आपका वो ऑटोमेटिकली ठंडा होता है। आपने दिन में एक एसी भी चला दिया तो आपका पूरा घर ठंडा रहेगा, रात को भी आपको घरों में वैसे भी भाई सिक्योरिटी इश्यूज आ गए हैं। अच्छा, वो ज़मीन की कीमत अब इतनी ज़्यादा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है फ्यूचर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, एक तो इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा ना। देखें, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, 5 शहर हैं, 6 शहर हैं, 7 शहर हैं जो बड़े शहर हैं। अब क्या हो रहा है कि जो करीब करीब की करोड़ों की जो आबादी है वो कोशिश करती है कि हम मेन सिटी में आके इसी तरह अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो अपना करते हैं, कोई बिज़नेस का लेके आते हैं, कोई ठेला लगा लें, कोई काम कर लें। लेकिन उनका होता यह है कि यार मैं लाहौर जाके या कराची जाके या इस्लामाबाद जाके या फैसलाबाद शहर में जाके मैं कुछ ना कुछ परफॉर्म कर ही लूँगा। तो वो रेट ही इतने ज़्यादा ज़मीन के हो गए, मुझे लगता है आने वाले 5-7 साल में शायद मरलों को तो आप अफोर्ड ही ना कर सकते हो, फिर अब स्क्वायर फीट में आना पड़ेगा आपको। इसी तरह इमरान भाई, अगर आप देखें ना कि आपकी जो बात है उसको मैं सेकंड करता हूँ कि जितने शहर हैं वो कोशिश करते हैं कि हम बड़े शहरों में आएँ। उसकी मिसाल हमारे पास सबसे बड़ी DH गुजरावाला है। जी, वो जिस तरह उसकी हाइप थी जब तक इन्वेस्टर था, मगर जब ऑन ग्राउंड आया, लोगों ने जी, लोकेशन देखी, उन्होंने कहा यार इससे बेहतर है हम लाहौर ही शिफ्ट हो जी, जाएं। एग्जैक्टली। तो उधर से सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल गई, और वो जो उसका एक बूम था, बगैर तेजी भी इतनी आई, सारा कुछ, गुजरावाला को कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। उसकी वजह ये कि इम्पैक्ट, जो असल इम्पैक्ट है वो एंड कंज्यूमर ने लेकर आना, जिसने उधर जाके रहना है। अब उधर रहने वाला ही कोई नहीं है। वो लोकेशन जो उन्होंने राह वाली मेरे ख्याल से निकाली है, वो इस तरह की है कि वो कि कोई ऐसा कस्बा भी करीब नहीं लगता, ना गुजरावाला करीब है, गुजरावाला का भी अच्छा खासा डिस्टेंस है। प्लस आपका जो उससे फिर ये है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम लाहौर की तरफ आ जाएं, लाहौर ही हम शिफ्ट हो जाएं, और लाहौर हमारा बेहतरीन, मतलब कि आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, एग्जैक्टली। जो कि कराची से बहुत कम है। मगर आप वैसे देखें तो लाहौर अपने आप में बहुत अच्छा, मतलब कि हेड ऑफिस आपके काफ़ी आ चुके हैं। तो ये इम्पैक्ट है ज़रूर रियल स्टेट पे। अब हम लोग को वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि जा भी रहे हैं। आप देखें जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे तो वर्टिकल एक्सपेंशन भी उसी हिसाब से हो रही है। आपके अपार्टमेंट्स के और ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इवन कॉन्डोमिनियम्स जो आए हैं हमारे राया के, वो एक मतलब जीती जागती मिसाल है। भाई अब देखें, मतलब 10 साल पहले हम सोचते भी नहीं थे, और इवन 10 साल पहले हमारे पास कोई हाई राइज का प्लान लेके आता था तो हम लिटरली, मैं आपको बताऊं, हम भी इंक्लूडिंग बाकी सारे दोस्त, हम कहते थे कि भाई पंजाबी नहीं मानता। ऐसे ही होता ना था छत अपनी, कि ना यार भाई ज़मीन वो अपनी। कह रहे हैं कि ज़मीन अपनी होगी तो हम लेंगे, आप हमें कह रहे हैं 1.5 करोड़ का 80 लाख का 90 लाख का आप अपार्टमेंट बेचें, तो वो 80 लाख का प्लॉट लेके उस पर ऊपर 50 लाख रुपया क्यों ना लगा के अपना घर बना ले। तो नहीं, लेकिन आप देखें आहिस्ता आहिस्ता नॉक होती रही, काम चलता गया आहिस्ता। अब पिछले 5 साल से आप देखें हाई राइज कितना बिका है। इसमें मैं हैरान हूँ। पिछले दिनों एक बहरिया में एक डेवलपर है, प्राइवेट डेवलपर है, उन्होंने काम शुरू किया, और मुझे पिछले दिनों वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो कहते आए हमारे साथ काम करें। वो कह रहे हैं हमने 3.5-4 साल में 3,000 यूनिट बेच दिया उन्होंने, और जिसमें से डिलीवर अभी सिर्फ उन्होंने 200 किया है। और बाकी वो कह रहे हैं जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने कोई प्लान हमारा 4 साल का, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, हम 5 साल के अंदर अंदर हम 3,000 यूनिट डिलीवर करेंगे। मगर इमरान भी इसमें भी देखें, मैं क्रेडिट जो है ना लाहौर की हद तक फिर आर्मी को ही दूंगा, जो कियानी साहब ने एक जी, इक़दाम जी, जी, उठाया जी, था जी, कि जी, जी मेजर कर्नल हाँ ये बात ठीक, तक ये अस्करी अस्करी 11 का के मेन चीज़ है। अस्करी 11 को पूरे लाहौर ने देख के जो है ना, लोगों ने उसको कहा कि ये एक क्रेडेंशियल इरादारा है, और ये जो है ना इसके अगर ये ये बात ठीक है। अपार्टमेंट्स दे रहा है तो इसकी जगह भी मौजूद है, छत भी ये मौजूद बात है। ठीक, ये बात तो ठीक। वहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसकी फिर एक्सेप्टेंस पूरे लाहौर में फैल गई। उससे पहले एक सिर्फ था मलिक रियाज साहब का मॉल ऑफ लाहौर वाला, जी, वो अपार्टमेंट्स बिके थे। उससे पहले शायद रफ़ी ग्रुप वालों के एक वो जेल रोड वाले बिके हुए हैं, वो भी मगर लाहौरियों ने नहीं लिए हुए, उधर ज़्यादा मुल्तानी रिजाइड कर रहे हैं और साउथ पंजाब के लोग हैं। जी। तो अब आप देखिए ट्रेंड टोटली डिफरेंट हो गया। फिर बैरियर टाउन में वो जो ट्रेंड है उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्ट आया। बैरियर टाउन में सिर्फ जिनका आपने नाम लिया, उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट 8 मरला 12 मरला पे करके बेच रहे हैं और उनके बिक रहे हैं। मगर उधर जो ट्रेंड है उसमें ज़्यादा, जहाँ तक मैंने सुना है कि एयरबीएनबी वाले लोग काफ़ी हैं कि वो एयरबीएनबी पे अपार्टमेंट्स दे रहे हैं और वो उन्होंने रोजी का एक जरिया बनाया हुआ है। क्योंकि ठीक है ना जी, रेंटल वैल्यू अगर आपको अच्छी मिल रही है, आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो ठीक है। बहरिया में अमेजिंगली जब मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की तो वहाँ आपको तकरीबन रेंटल रिटर्न 10% के करीब है जी, जो कि डीएचए में शायद आपको 3-4% पर एनएम से ऊपर नहीं आता जी। तो ये सिनेरियो है वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ। आगे फ्यूचर मुझे लगता है कि रियल का नहीं, रियल स्टेट का, एक्चुअल रियल स्टेट का है। अच्छा, रियल स्टेट को अगर हम थोड़ा सा हम ब्रॉडर रेंज में अगर डिस्कस करें ना, तो हम पता नहीं क्यों हम एक
बयाना माफिया हम अपने आप को कह लें, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कह लें अपने आप को, हम अपने आप को दिहाड़ीबाज कह लें, हम आपको डीलर, हम कुछ भी कह लें अपने आप को। रियल स्टेट का जो एक बेसिक है वो तो यही है कि कोई घर लेने के लिए आपसे आ रहा है, कोई अपार्टमेंट लेने के लिए आपसे आ रहा है, कोई प्लॉट लेने के लिए आपसे आ रहा है, कोई अपने बिजनेस के लिए कोई शॉप लेने के लिए आ रहा है, यही रियल स्टेट है। अब आप उसको जितना एक्सपैंड कर लेंगे, उसमें कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके पुराने घरों को रेनोवेट करके बेचते थे सारा कुछ, लेकिन शायद हम शॉर्ट टर्म में पड़ गए कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर ने हमें एक थीम दे दिया कि नहीं जी आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप 2 प्लॉट बेचते हैं और आप अपना 5-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए कमीशन आए, हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल काम तो ये हमारी 500 फाइल बेचें और हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो रियल स्टेट के थीम से हट के हम दूसरी जगह पे चले गए ना। एक्चुअल तो रियल स्टेट ही, अच्छा जब हम कहते हैं कि जी ये बिग गन्स हैं पूरी दुनिया में, जो आप मल्टा नेशनल जो मल्टा मिलियनेयर हैं, ये बिलियनेयर हैं, उनकी अगर हम बात करें कि जी वो भी रियल स्टेट से आए हैं, तो उनका अच्छा वो डेवलपर बने, लेकिन वो इन अ पॉजिटिव सेंस डेवलपर बने। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने हाईराइज बनाए, उन्होंने विलास बनाए, तो फिर किया ना, मतलब बजाय इसके कि हम दूसरी साइड पे चलना शुरू हो गए, हम नेगेटिव चलना शुरू हो गए कि नहीं जी आप बस एक फेक कोई काम दिखाएं और उसके बाद आप 2 महीने में एक काम करके और आप बिलियनर बन जाए। इसमें इमरान भाई, मैं जो रियल स्टेट है ना, वो 2 कैटेगरीज में हमेशा, जो मेरी अपनी सोच है, मैं उसको डिवाइड करता हूँ। बेसिकली देखें, एक है कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं जी, ठीक है, हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई बंदा आता है, मुझे रेंट पे घर चाहिए बेचना, जैसे आपने फरमाया, हम उसकी सिर्फ सर्विसेज दे देते हैं, हम उसको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम सर्विसेज देते हैं कि ये घर है, यू हैव टू चूज़ योर ओन हाउस, आपको जो पसंद है मैं उसकी डील बनाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा जो हमारा असल काम है ना, जिस पे अगर हम फोकस करें तो मतलब कि हम बिग गन खुद बन सकते हैं, वो है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का। जी, हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म्स हैं। जी, हम जब किसी को मशवरा देते हैं, मगर मसला ये है कि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म बनते हैं ना, तो हमारे में क्या, एज ए नेशन पूरे पाकिस्तान में बेईमानी का अंसर आ जी, जाता है जी, कि यार मैं इतना बयाना कराऊँ, ठीक है। अब आप ये नहीं सोच रहे कि यार उसके पास बैक एंड पे पेमेंट हाँ, पेमेंट ही मौजूद नहीं है उसके पास। ठीक है, पेमेंट मौजूद है उसके पास। मैं अगर खुद 10 लाख तो दे दूंगा, मगर पीछे मेरे पास नहीं है पेमेंट। तो देखें, सबसे पहले होता है जबान पे कारोबार, जो कि हमारे इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हम उधार लेना तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मगर हमें ये नहीं पता वापस कैसे अदा करना है। तो हम फिर मिन्नत अल्लाह करते हैं, महीना एक्सटेंड कराते हैं। मेरा बयाना फंस गया, मैं इमरान भाई आपके पास आऊँगा, इमरान भाई महीना एक्सटेंड करा दें, आपका वो हाथ का बंदा है तो आप आगे कहेंगे यार छोटा भाई है फंस गया है सर, इनकी वो जो भी आपको पता है डीलर बोलते हैं झूठ सच करके, तो महीना एक्सटेंड करा देंगे। मगर हमें ये नहीं पता बैक एंड पे अगले की कितनी बड़ी बड़ी मजबूरियां होती हैं। जिसने चीज़ बेची है शौक से नहीं बेची, कई बार तेजी होती है, अगले ने कोई चीज़ लेनी होती है, वो आपके मुंह के पीछे महीना तो एक्सटेंड कर देता है, बाद में वही चीज़ के वो 40-50 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके ट्रांसफर करवा रहा होता है। क्योंकि तेजी जब रियल स्टेट में है तो वो हर जगह पे है। तो इस तरह उसमें होता ये है कि लोगों का नुकसान होता है। हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, हमारी डोमेन या तो कंसल्टेंट की है या तो सर्विस प्रोवाइडर की है। अगर हम अपनी डोमेन में रहें, आप यकीन करें वी कैन डू वंडर्स। फिर हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है, जो कि आप कह रहे हैं डेवलपर वाली। मेरे ख्याल से 15 या 20% इस वक्त के जो दुनिया के बिलियनर्स हैं, उनको कैटेगराइज रियल स्टेट पे किया जाता है, जिनकी आप फर्दर कैटेगरी देखेंगे तो वो एज ए डेवलपमेंट कंपनीज आए हुए हैं। और वो इस तरह नहीं है कि अकेले ही वो डेवलपर बने हुए हैं, उनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उन्होंने बाकायदा लोगों से कैपिटल रेज किया हुआ है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, बेच रहे हैं और इस तरह काम कर रहे हैं। और दुनिया भर में, जिसमें मेरे से चाइनीज सबसे आगे हैं, चाइना के लोग, तो इस तरह वो काम कर रहे हैं। और हमें भी इसी तरह करना चाहिए कि पहला स्टेप हमारा आ गया मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर, फिर हमारा आ गया कंसल्टेंसी का, फिर हमें आगे डेवलपर की तरफ जाना चाहिए। हर बंदे का हक है और हर बंदे का ये विजन भी होना चाहिए। और ये वही बात है कि आप जितने अच्छे आइडियाज़ लेके आ सकें, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो आया कि आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। मतलब आप हवा में ही ना तीर चलाते रहें कि जी आपको पता कुछ है नहीं है, एक्सपीरियंस आपका है नहीं, और आप जंप इन हो गए और उसके बाद पता चला कि यार अब क्या करूँ, अब तो मार्केट स्लो। अच्छा, मार्केट स्लो का थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करें। अक्सर लोग मार्केट स्लो है, मार्केट तेज़ है, अब बजट में ये टैक्स हो गया है, बजट में वो टैक्स हो गया है, गवर्नमेंट नहीं चाह रही रियल एस्टेट को चलना, IMF ये कर रहा है। आप अभी भी अगर मेरा ख्याल है कि घरों की बात करें तो इतनी रिक्वायरमेंट है घरों की, शॉर्टफॉल हमेशा से ही पाकिस्तान में घरों का चलता रहता है। तो जब हम एट द सेम टाइम हम शॉर्टफॉल की भी बात करते हैं और दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि मार्केट स्लो है, जब शॉर्टफॉल है इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट तो है, घर बनने हैं, घर आने हैं, प्लॉट आने हैं, तो प्लॉट बिकेगा भी, घर बनेगा भी।
तो हम एक तरफ कहते हैं कि जी घरों का शॉर्टफॉल है और दूसरी तरफ हम कहते हैं मार्केट बहुत स्लो है। तो इसमें भी सटे का एलिमेंट आ जाता है या वाकई ही गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है काम को चलाने में? आपके ख्याल में क्या है ये इमरान myth भाई क्या है? देखिए, इसमें जो मेरी एक नाक़िस अक्ल कहती है, वो इसमें जो मेरा एक अपना ख्याल है वो ये है कि देखें, आप अभी इस वक्त हम इधर बैठे हुए हैं, रैंडम हमारे पास पूरी लिस्ट होनी है, प्लॉट बिक रहे हैं, आप उनको 2 लाख रुपए नीचे ऑफर दें, आपको प्लॉट नहीं मिलता। हाँ, नहीं देते वो प्लॉट। ठीक है, जो सिर्फ किसी यार दोस्त भाई का बयाना फंसा होगा, उसके अलावा प्लॉट क्लाइंट से लेना इस वक्त आसान नहीं है। ये बात ठीक। देखें, मार्केट हम डेट तो उस वक्त कहना जब क्लाइंट मार्केट में फिर रहा हो कि प्लॉट ले लो प्लॉट ले लो, बायर ना हो। बायर भी मौजूद है, आपका जो सेलर है वो एक कीमत से नीचे प्लॉट बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसका मतलब ये है कि मार्केट डेड नहीं है, मार्केट में काम हो रहा है। हमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी है, हमें वो गैप फाइंड करना है। इस वक्त ना हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर वाला काम शुरू कर देते हैं, मंदा है, हमने दिमाग बना लिया है कि यार मंदी है, हमारी डील्स इतनी नहीं होनी, हम लोग वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट वाला काम खत्म कर देते हैं। यही आप तेजी में आ जाएं, आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है ये प्लॉट आज मिलेगा, 10 दिन बाद ये 10 लाख रुपए ऊपर बेच जाना है। आप उसको 100 आइडिया और देते हैं, सर इधर से निकालें 7 से, आपके प्रिज्म में पैसे लगवा देते हैं, सर उधर पिछले दिनों 10 लाख बढ़ा है, अभी उधर 30 लाख डल जाना है। मगर बंदे में हम उसको ये एडवाइस नहीं करते कि यार ये ना आज हम उसको दिला दें, कल को रेट नीचे आ जाए। अभी आप सिर्फ DHA लाहौर की बात करें, 20 लाख रुपए पे DHA सिटी आई हुई है, 31 लाख रुपए पे फेज 7 की फाइल आई हुई है। फेज 7 से 31 लाख रुपए, 80 लाख रुपए से नीचे आई हुई है, 50 लाख रुपए नीचे आई है। तो सर ये इन्वेस्टमेंट टाइम नहीं है। अगर आपके मेरे पास पैसे हो, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? हमने 80 लाख रुपए का रेट खुद देखा हुआ है और हम DHA में काम कर रहे हैं, हमें पता है कि जो रेट पे ये फाइल जाती है दोबारा उससे ऊपर ही जाती है, उससे नीचे नहीं रहती। जब भी तेजी आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए। प्लस इस वक्त फाइलें बहुत ज़्यादा लग रही हैं मार्केट में, फाइल के इस वक्त सप्लाई बहुत ज़्यादा है। फाइल एक ऐसी मार्केट है जो डिमांड एंड सप्लाई पे 100% चल रही होती है। प्लस आपके फेज 7 के प्लॉट्स हैं। अभी आप देखें मंदी, हम लोग इतना रो रहे हैं, पिछले 2 साल के अरसे में जब से हम कहते हैं कि मंदी आई है, फेज 6 के ब्लॉक में 2-2.5 करोड़ रुपए ऐड हो चुके, 2 करोड़ बढ़ गया, पूरे फेज 6 में पड़ चुका है, पूरे फेज 6 में। सर अभी मैं हैरान हूँ, 21 करोड़ 70 लाख रुपए का घर बिका है फेज 6 में, फर्निश्ड ब्रांड न्यू 1 कनाल का, 21 करोड़ 70 लाख रुपए का। जो कि मुझे याद है कि 2019 में एक क्लाइंट 2 कनाल का मैं उनको घर दिखा रहा था, तो वाई ब्लॉक में एक बंदे ने 18 करोड़ रुपए 2 कनाल के ब्रांड न्यू घर की, रियाज डेवलपर वाले उन्होंने की थी, रियाज बिल्डर्स है, रियाज साहब हैं, तो उन्होंने की, तो फर्निश घर भी था, स्पेनिश बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत बना। मैंने कहा 18 करोड़ रुपए कौन देगा, ये 10-11 करोड़ रुपए में बिकने वाली चीज़ है। तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हम भी कंस्ट्रक्शन उस वक्त भी कर रहे थे, तो कनाल के घर की कोई 1.25 करोड़ रुपए के करीब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। 2 कनाल बहुत अच्छा बना लो, 3 करोड़ रुपए, कोई 5-6 करोड़ रुपए का प्लॉट था, 9 करोड़, तो 12-13 करोड़ रुपए डिमांड बनती थी, वो 18 करोड़ कर रहे थे। वल्ला वाला उन्होंने बेचा, कहते हैं मेरे क्लाइंट ने तो नहीं लिया, वो कीमत उनकी भाग गया, क्योंकि गवर्नमेंट वाले इधर एम ब्लॉक में वो 10-11 करोड़, 9 करोड़ रुपए दे रहे होते हैं। तो इस तरह अब मैं देखता हूँ कि सिनेरियो डिफरेंट हो गया। 35 करोड़ रुपए का डी ब्लॉक में 2 कनाल का घर बिका। तो इस तरह के आप जब सुनते हैं कि यार मार्केट में आप क्वालिटी दे रहे हो, तो लोगों के पास 35 करोड़ का अगर कोई बंदा घर खरीद रहा है तो इसका मतलब मार्केट में जान है। लोग 7-7 करोड़ रुपए की इस वक्त के ब्लॉक फेज 6 में प्लॉट ले रहे हैं, वो छोड़ें सर 25 लाख रुपए की हयात की अगर मेंबरशिप ले रहे हैं तो मार्केट में जान है, ये नहीं हम कह सकते। बाकी देखें, हम लोग अपने आप को ना खुद पैनिक करते हैं, टैक्सेस हमने नहीं देने। एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, अमीरों को टैक्स होना चाहिए सर, गरीबों को क्यों टैक्स हो? जी ऐसे अमीर बंदा है जो 3-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा है, सर लंदन के आप देखें ना टैक्सेस कितने हैं, आपको 40% टैक्स कीमत में देना पड़ता है जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं। आपने £1,00,000 की प्रॉपर्टी ली, 40-50 पाउंड आपकी सिर्फ उसकी ट्रांसफर चार्जेस हैं। तो आप क्यों सर उसको एक इतना बड़ा फंस बना रहे हैं? अगर एक बंदे के पास पैसा है, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, सट्टे का एलिमेंट जो है ना सर, वो मेन है। क्योंकि हमारे दुकानें बंद होगी, क्योंकि हमें आदत है घर बैठ के खाने की, बस फोन पे हमने ये किया, शॉर्ट टर्म में हम पड़ जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म में हम अपने बेसिकली डोमेन से बाहर निकल चुके हैं। हमें एक आदत है 500 फाइल बुक कर लो, 1000 फाइल बुक कर लो, ठीक है, उसको टक 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 भेज दो। हमारी डोमेन वो नहीं है, हमारी डोमेन है सिंगल करके अपनी कैपेसिटी में बेचना, 10, 15, 20 क्लाइंट्स को बेचना, हमारी ये डोमेन है एज ए कंसल्टेंट, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अभी अगर हम बजट की ओवरऑल बात करें तो प्री बजट क्या एनालिसिस हैं और पोस्ट बजट क्या एनालिसिस हैं? हालांकि मार्केट तो बजट से पहले भी पिछले 2 साल से मार्केट बहुत, बल्कि 3 साल से मार्केट बहुत स्लो है, वो ट्रेडिंग वो नहीं हो रही, आपकी जो रेशो है एंड यूज़र की, कस्टमर की, वो बहुत कम हो गई हुई है। बजट के बाद कोई बेहतरी देख रहे हैं या वैसे ही सिनेरियो चलेगा? मेरा तो ख्याल ये है, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगला पूरा साल अभी रियल एस्टेट ये टुक टुक या आहिस्ता आहिस्ता ही काम चलेगा। सर
देखें, हर जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो आइडियोलॉजी पे आती है। इनकी नो वैसे कोई है आइडियोलॉजी? सर, इनकी आइडियोलॉजी तो प्रो प्रॉपर्टी नहीं है, शायद प्रो इंडस्ट्री हो, जो कि मियाँ साहब की शुरू से मुझे रही तो है। लगता है प्रो पाकिस्तानी नहीं है इनकी आइडियोलॉजी। नहीं, वो आपका अपना मौकफ है, मगर बिजनेस में वो नहीं है सर, प्रो रियल एस्टेट नहीं है उनकी जी। प्रॉब्लम। अब जो हमने 16-17 में भी देखा, जी। तो वो हमारे लिए मतलब कि हम समझते थे अजाब वाला टाइम ही है। हाँ एग्जैक्टली, तो 16 में बहुत बुरे हालात 16-17 में भी इसी तरह था। फिर लेकिन मैं आपको बताऊँ 13 में आप पीछे चले जाए, पता नहीं आप 13 में मेरा ख्याल नहीं आए थे। 13 में जब जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे। 8 में वो थे, 8 के बाद ये आए थे 13 में। जैसे ही ये 13 में आए थे, मार्केट एकदम से बड़ी पीक पे गई थी। वो साल 1.5 साल बहुत काम हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर रिसेशन आ गया, फिर कुछ साल चला। 14-15 के बजट से पहले थोड़ा सा साल 1.5 साल काम हुआ, तो वो उसके बाद फिर जब इनका बजट आया 16 वाला, तो वो तो फिर बहुत ही बुरे हालात हो गए। लेकिन 13 में जब ये आए थे, उस वक्त चीज़ें एकदम पॉजिटिव मगर थी। मैंने सुना 11-12 में भी थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव थी जरदारी साहब के दौर में। जरदारी के दौर में 10-11 में तो काम, देखिए ना 10-11 में काम इसलिए चलना शुरू हो गया था। अब आप पीछे चले जाएं कि 2005 में अप्रैल में रिसेशन आ गया था। वो 3-4 तो मार्केट, वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था लाखों से प्रॉपर्टी करोड़ों में जानी शुरू हुई थी। उससे पहले मार्केट पूरे पाकिस्तान में हमेशा प्लॉट लाखों में ही होते थे, कभी किसी ने करोड़ों में रेट नहीं सुना था ना। तो वो 4-5 या 3-4 में, 5 में मार्केट, अप्रैल मई में मार्केट में रिसेशन आ गया, क्योंकि बहुत पीक था और बहुत ही अजीबो की रेट हो गया बिकॉज ऑफ 9/11। वो फिर रेमिटेंसेस बाहर से बहुत आया, पैसा बाहर, तो वो बड़ा ही लंबा टाइम था। 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, इवन 8 पूरा, 9-10 में जाके फिर नेचुरली काम ने चलना था। क्योंकि आपकी मतलब आप ये देखें कि जब 6 में कुछ भी नहीं होता था, उस वक्त आपका मेन बुलवर्ड का जो कमर्शियल था वो चला गया 2.5 करोड़ 3 करोड़ पे। 2.5-3 करोड़ पे तो वो exactly। 3 करोड़ से 70-70 लाख में चीज़ें आ गई ना, तो वो बहुत ही बुरा रिसेशन था। तो वो फिर 8-9-10 फिर ग्रेजुअली चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव। देखिए इमरान भाई, आप सही कह रहे हैं, आपने 9/11 का जिक्र किया। इसमें मेरी भी एनालिसिस यही है कि हमारी इकॉनमी के अंदर एक पैसा है, वो सर्कुलेट होता रहता है। असल में जो तेज़ी हम जिसको कहते हैं ना, हम लोग उसको कह देते हैं कि शायद उन्होंने गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दिए तो तेज़ी आई है, मगर उसके साथ साथ देखें हम लोग वर्ल्ड की जितनी आपकी न्यूज़ है ना, हम उनको इग्नोर कर जाते हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में। जो आप ये कह रहे हैं 10-11 में जरदारी साहब के बड़े जी इकदाम थे और ये था वो था, सो जरदारी साहब के इकदाम नहीं थे, वो नवाज शरीफ साहब के इकदाम नहीं थे, वो लंदन अटैक्स का आपके ये बात जो था वो इम्पैक्ट था, जो 2002-3 में आपने बताया कि एकदम मार्केट शूट कर गई। वो मुझे भी याद है कि 7 की फाइल और 8 की फाइल करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई थी, 9 की फाइल 50-60 लाख रुपए की 2002 में। ऐसे ही है। तो वो 9/11 का इम्पैक्ट था। जाहिर सी बात है, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, 9/11 हुआ, उसने फिर उसके बाद देखा कि यार मेरे लिए तो इधर तंगी होती जा रही है, फिर उसने अपनी उधर जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको लिक्विडेट करना है, 1-2 सालों में उसकी लिक्विडेट होनी है, फिर वो पैसा वापस आना है। फिर अभी हम 20-21 की बात करते हैं, तो 20-21 में उधर जो बाहर की गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए थे $1-1 लाख के, जिसमें से काफ़ी रेमिटेंस हमारी रेमिटेंस की सूरत में वो आया, और उन्होंने पे बैक करने थे विद इन 3 years। और वही वो 2-3 साल का ही अरसा है कि लोगों ने लिक्विडेट करना शुरू किया और पैसा वापस, उन्होंने रोटेशन की और फिर वापस। हमारा इधर ये शायद तेजी 3 साल तक चल जाती जब तक उनके पास था, मगर हमारा मसला आ गया डॉलर इन्फ्लेशन का। डॉलर हमारा इतना बढ़ने लग गया कि जब लोग उसको इन टर्म्स ऑफ पीकेआर कन्वर्ट कर रहे थे तो वो नुकसान में जाने लग गए। $1 लाख लेकर आए थे, प्रॉपर्टी बजायरी तो 1.5 करोड़ से उठ के 2.5 करोड़ पे चलेगी, मगर डॉलर की मद में वो $90,000 स्पीड थी डॉलर की ऊपर जाने की, वो बहुत ज्यादा हो गई। तो उसकी वजह से वो वापस इकोनॉमी से फ्लाई बैक कर गया। प्लस लोगों को डर आ जाता है कि यार अब मुसलमानों के लिए घेरा तंग कर रहा है, अपने मुल्क में एक कोई ना कोई जगह ठिकाना हमारे पास होना चाहिए। अब तो हाल ये कि आप और मैं इधर बैठे हुए, हम कह रहे हैं बाहर कोई ठिकाना होना चाहिए। जी ऐसे ही अब ये सोच रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे काम नहीं चल रहा, बताएं अब आगे क्या करें। बाहर कोई दुबई में प्लान कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड में प्लान कर रहे हैं, कोई तुर्की में प्लान कर रहे हैं। इसी तरह सर कोई टर्की की तरफ जा रहा है, कोई दुबई की तरफ जा रहा है, इंग्लैंड अमेरिका, तो कमी लोग मतलब कि रसाई है। मगर जो जिधर जिसका वो लग रहा है दाव वो जा रहे हैं। और इस वक्त हम लोग सोचने के तैयार हैं कि इधर से पैसा निकालें और एक आधा ठिकाना बाहर हो, खुदा ना खास्ता कभी भागना पड़े, क्योंकि मुल्की हालात पता नहीं किस तरफ जाते हैं, हम लोग सिविल वॉर की तरफ ना चले जाएं या कोई इस तरह का मामला ना हो जाए कि जिधर हमें हमारी इज्जत पामाल होने के खदशा हो, तो हमारे पास कोई ना कोई वे आउट हो जिधर हम जा सकें। और आपने बात थोड़ी सी छेड़ी है, वैसे तो हमें डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। कारोबार तो हम करते हैं, कारोबार की बातें भी करते हैं, रियल एस्टेट की बातें भी कर रहे हैं। आपको लगता है हालात हमारे अब पॉलिटिकली अगर हम देखें थोड़ा सा, तो क्या आर दे गोइंग गुड, आर दे गोइंग स्पीडी, या नेगेटिव जा रहे हैं, या इनको समझ नहीं लग पा रही? क्योंकि देखें ना, हमारा ट्रस्ट नहीं बन पा रहा। पहले हम क्या सोचते थे, मार्केट 2-4 साल के लिए रुकी, 3 साल रुकी, हमने कहा जी क्योंकि वो बड़ा एक पीक था, अब रिसेशन आना ही आना है।
अब लिटरली जो हम ओवरसीज मतलब हमारी बैकबोन है, रियल एस्टेट की बैकबोन है, वो बिल्कुल जीरो ट्रस्ट कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि यार पता नहीं मुल्क का क्या बनना है सर सर। असल आपको में लगता है कि ये जो हमारे फैसला करने वाले लोग हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, ये को इनको नज़र आ रही इमरान चीज़ें? भाई असल में ना पहले रिसेशन और इस रिसेशन में काफ़ी फ़र्क बहुत है। फ़र्क है। उसकी वजह ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले कोई रिसेशन आता था ना, तो हमारे पास कोई यार दोस्त भाई आता था, वो कहता था 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, बिजली का बिल आ गया। अब कोई बिजली का बिल भी पकड़ाता है तो जी 15-16 हज़ार रुपये का होता है। फिर बंदा अपना 15-16 हज़ार देखता है तो बंदा कहता है यार मेरे इतने मसले फंसे हुए हैं, मैं उनको देखूँ या इसका बिजली का बिल भरूँ। ठीक तो है। अब वो मदद भी जो है ना, वो 2000 से उठ के 20,000 पे चली जी गई ये है। बात ठीक। ठीक है, तो इस तरह के मुश्किल हालात हैं। सिर्फ रिसेशन नहीं है, पहले रिसेशन होता था मगर महंगाई कंट्रोल्ड होती थी, लोगों को इस तरह से। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक ऑफिस आपने ही बनाया, हमने ही बनाया, लूर ऑर्चर्ड। इवेंचुअली हमने जाना छोड़ दिया कि यार इधर से बचत क्या है। जो आपने पहले बात की ना कि सोसाइटी हमें हमें जी अपनी तरफ लेके गई, उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। जब हम डीएचए में काम कर रहे थे तो हमें चले कुछ भी नहीं ना, तो मरी से मरी कमीशन 2-2.5 लाख रुपए एक कनाल जी के ऐसे प्लॉट की आ जाती थी। ऐसे। तो सोसाइटियों ने कहा यार तुसी तेजी भी खाओ कि हाँ एनडीसी अप्लाई करके 15 दिन बैठ जाते हो, फिर उसके बाद ट्रांसफर होती है, फिर उसमें कोई ना कोई झोल होता है। ऐसे ही तो ये बड़ा लंबी कहानी हो जाती है। 20-25 दिनों में, 30 दिनों में जाके एक आपकी कमीशन रिलीज होती है। ऐसे तो ही। इधर आओ, ये बेचो, लाख रुपए जेब हाँ में डालो, चले ऐसे ही। जाओ। अब वो लाख रुपए की लालच में लेके गए, उधर जाके पता लगा लाख की लालच नहीं थी, ये 30-40 हज़ार की थी। या चलो 10-20 हज़ार 5-10 हज़ार बाद आ गई फिर। ठीक है, 30-40 हज़ार थी शुरू शुरू में, फिर करते करते वो बात 5-10 हज़ार पर आ गई। मगर हमें खुशी ये होती थी कि ये फाइल बेची, टक पैसे जेब में डाले, चलो भी इंजॉय करो। ऐसे वो ऐसे। 20 दिन का वेट नहीं था। और लिटरली आपको मैं बताऊं कि मैं वापस जब डीएचए में आया, तकरीबन मैंने 1.5 साल सोसाइटीज में लगाया, और मैं डीएचए आया तो मुझे 6 महीने आप समझे कि रिहैब में रहना पड़ा एक तरह का। जो ऑफिस आके हम बैठे हुए सोच रहे थे, और यार क्लाइंट को घुमाना भी पड़ता है, विजिट भी, जबकि पहले हमारा ये रूटीन बात था, ठीक, ये वो रूटीन थी। विजिट भी करवाना पड़ता है, फिर क्लाइंट के नखरे उठाने पड़ते हैं, फिर उसके पूरे घर वालों को मनाना पड़ता है। ऐसे कब ही। बच्चा आ जाता है कि यार इधर प्लॉट नहीं, इधर ये है, इधर ये मैकडॉनल्ड्स के करीब दिला दो। ठीक है, हाँ तो ये सारे हमें प्रोसेस से फिर एनडीसी अप्लाई होता है। वो दोबारा आप समझे कि एक तरह से रीहैब हमने ये ज्वाइन किया, बिल्कुल ठीक बात है। और 6-8 महीने उस रूटीन से निकलने में हमें लगे, वो तेजियां खत्म करने में लगे, दोबारा तामुल मिजाजी में आने में लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मगर कम बैक हो ही गया एक तरह का। उसके बाद इमरान भाई प्राइवेट सोसाइटी ने जी 40,000 रुपये से हमें लाए 5-10 हज़ार रुपये, जैसे आपने बोला जी 5-10 हज़ार के बाद कोई 1,000-2,000 रुपये आए। अभी पिछले दिनों एक भाई आए, वो कहते हैं यार वो फलां सोसाइटी के फॉर्म आए हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, तो यार ये फॉर्मों में काम करें। हमने कहा अच्छा भाई फॉर्मों में काम करते हैं, क्या बचत है? कहता है घंटों की बचत है, घंटों की। हमने कहा अच्छा भाई घंटों की बचत क्या? कहता है 300 रुपये। तो आपने कहा भाई उठ बाहर निकल जा, तू लाखों से, हमें पहले हम लाखों में दे अच्छा खासा, हजारों में लाए, हजारों से, फिर हमें 2-4-5 हज़ार में लाए, अब कह रहे हो 300 रुपये में काम अभी करें। तो उन्होंने आपको 300 की बात आई ना, अगला उन्होंने बताया था अब 2,000 नुकसान हो रहा है, अगला काम भी होना था। दूसरा हमारे जो डीएचए में ना लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है इमरान भाई। हाँ, हम लोग एक दूसरे का कारोबार जो है ना हर वक्त काटने के चक्कर में है। अगर हम एक सिंसियरिटी के साथ अच्छे तरीके से एक मोनोपली बना के एक तरीके से काम करें ना, आप यकीन करें हमारे पास काम नहीं खत्म होगा। अच्छा अभी आपने प्राइवेट सेक्टर की बात खुद ही छेड़ दी। हम अच्छा मैं अक्सर इस बात को, ये बात ठीक है, कोई फेक काम कर रहा है उसको डिस्करेज करना चाहिए। लेट्स सपोज लोगों के पास ज़मीन कम है, वो बहुत एक्सेस अपना माल बेच जाते हैं, फाइलें बेच जाते हैं, बाद में ज़मीन कई दफ़ा मिलती है, कई दफ़ा नहीं मिलती, वो प्रोजेक्ट पिट जाता है, कई दफ़ा बड़े इश्यूज आते हैं उसमें। लेकिन जब हम रियल स्टेट की बात करेंगे तो रियल स्टेट सिर्फ डीएचए नहीं है, रियल स्टेट गुलबर्ग भी है, रियल स्टेट अब तो बल्कि आप देखें जब ये हम बात करते हैं कि ये इट्स अ बिग सिटी, इट्स अ मेन सिटी, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो फिर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शहरों से लोग यहाँ पे आके, तो अब इसकी आउटस्कर्ट्स भी बड़ी स्पीड से आबाद होना शुरू हो गई हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल रूडा की है ना, मतलब वो आ रहा है, वो 48 किलोमीटर रायविंड की, हुआ हमारा, हाँ एग्जैक्टली, रैबिड रोड सारा डेवलप कसूर हो हो गया, गया सारा सारा। कुछ हो गया। तो जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम सिर्फ डीएचए लाहौर की बात, क्योंकि हम डीएचए लाहौर में काम कर रहे हैं तो हमें डीएचए लाहौर की बात करते हैं, तो हम किस तरीके से लोगों को इंगेज कर सकते हैं कि वो किस पैटर्न पे काम करें, नंबर 1, और नंबर 2 अगर हम डीएचए वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बात करें तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखें इमरान भाई, डीएचए जो है ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। जो आपको मेरे से बेहतर पता होगा, पहले लाहौर कैंटोनमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग जी सोसाइटी होती थी, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये बात ठीक, ये तो है बेसिकली डीएचए का बैकग्राउंड है ये कि ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर्स को फेवर Exactly. देने के लिए उन्होंने बनाया है और बस। उन्होंने उसका बड़ा अच्छा सा एक सिस्टम किया हुआ है जो उसको प्योरीफाई करता है। मतलब कि आप उलमा के पास भी चले जाएं तो वो कहते हैं जी फाइलों पे क्योंकि आपके पास एक चीज़ मौजूद नहीं है तो उस पर ज़कात ही नहीं है। जी मगर जब डीएचए की बात आती है तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क करके, तो उस पर काफ़ी मुफक्किरीन की एक ही यकसा राय है कि इसकी ज़मीन मौजूद होती जी है, तो वो लैंड बेसिकली एग्जाम्पशन में मिल रही होती है। जी 2 कनाल
जो इनका एक सिंपल तरीक़ेकार है वो 2 कनाल वाला है। फिर वो एडजस्टमेंट खैर वो जगह की हिसाब से कि उसकी कितनी अहमियत है उनके लिए। फिर आगे जो 2 कनाल है वो उनको पक्का है कि ये GHQ जानी है 2 कनाल, वो कहते हैं जी DHA के रिजर्व में आ जाती है, जो हमने एक स्टोरी सुनी हुई है, सबने अपनी बनाई हुई, मगर एग्जाम्पशन 2 कनाल की मिलती है एकड़ के पीछे, तो उसकी जगह मौजूद होती है। प्राइवेट डेवलपर देखें बिजनेस कर रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि प्राइवेट डेवलपर कंप्लीट फ्रॉड करेगा या कंप्लीट डिलीवर करेगा। और अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, सेंट्रल पार्क से एक मेरे ख्याल से काम शुरू हुआ था प्राइवेट सोसाइटी का हमारी मार्केट में, DHA लाहौर की, जो कि फिर बाद में कन्वर्ट हो गया इनटू बैरियर टाउन। फिर उसके बाद मल्टीपल सोसाइटीज आती गई। सेंट्रल पार्क ने बेसिकली DHA लाहौर के डीलर्स को उठाया और उनको टारगेट किया कि हम प्राइवेट सेक्टर बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक छोटी सी चीज़ दिखानी है, फिर उन्होंने लोगों के पैसों से ही आगे चीज़ें लेनी है। हम भी अगर बिजनेस में चले जाएंगे तो बिजनेस हमारे पाकिस्तान में सारा उधार ही होता है जी। कोई पहले दिन, अब हम कह दें कि अल-फतह ने अरबों रुपए का माल रखा हुआ है और सारा माल उसने खरीद के रखा हुआ है, तो हमारी गलत फहमी है। ऐसे ही है। इम्तियाज स्टोर ने, अगर आप दाल में अभी चले जाएं, 500-500 रुपए किलो तो दाल हो गई है जी। तो उन्होंने टनों के हिसाब से रिजर्व किया हुआ है, तो अब वो सारी खरीदी भी तो नहीं होगी जी। वो किसी न किसी की पीछे से उधार आई भी होगी। इसी तरह करके वो एक हमारा नेचुरल पाकिस्तान में सिस्टम ही उधार बना हुआ है, इन्वेस्टर्स को एंगेज किया होता है, वो उधार बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि जो प्लॉटों की भी एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं जो डेवलपर है, मगर उस पे इतने चेक्स हैं, इतना सारा कुछ है, नैब है हमारे पास, FBR हमारे पास है, और लोगों की सुनाई भी होती है। थोड़े से हम कह लें कि इनएक्टिव हैं, डिलेड उनके एक्शंस होते हैं, अखबार में दे देते हैं, ये जाके करेंगे, उधर जाके सोसाइटी बंद करवा दें, अखबार में एक हमारा आ जाता है कि जी हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। मगर देखें एक्शन ज़रूर हैं, वो आपसे ही खरीदेंगे, फिर वो डिलीवर करेंगे। एक सिर्फ क्लॉज आ जाता है कि अगर उनको जगह ना मिले तो क्वेश्चन मार्क है, तो वो रिप्लेस करके जगह कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। जैसे अब हमने वेस्ट मरीना में काम किया, वो बिल्कुल D सेक्टर के साथ तो नहीं लगी हुई, 1 किलोमीटर का फासला है, मगर डिलीवर कर दी, लेकिन उन्होंने एक रूट ले लिया है। वो रूट लेना डेवलपर के लिए आसान है, वो उसको मिल ही जाता है। 1-1.5 किलोमीटर उसने कनेक्ट करना है, 200-300 फुट की अच्छी सड़क बना के आपको वो देकर डिलीवर कर देगा। इसी तरह स्मार्ट सिटी है, लोगों के दिमाग में था जी मेन GT रोड पे, मगर वो जाके पीछे है, वो कोई मेन पे तो नहीं है, आपको अभी पीछे से एंट्रेंस है, कल को जी ये खुलेगा, वो रूट खुलेगा। तो DHA का भी एग्जैक्टली यही है। 9 टाउन का पहले कौन सा रूट था, हम उसके 11 से होके जाते थे, या वो एक बेदियां से पतली सी टूटी सी गली जाती थी, आज अंडरपास बन गया। आज आप किसी को लेके जाएं और कहें कि इधर खड़े होके कि सर ये पहले था ही नहीं, तो वो आपकी बात को यकीन नहीं करेगा। तो हर डेवलपर, चाहे वो DHA हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, उसका अंदाज यही है। बस फर्क ये है कि DHA के पास जगह ऑलरेडी मौजूद होती है, उनके पास मौजूद नहीं होती। बाकी डिलेड जो है, डिलेज DHA की तरफ से भी है। 9 प्रिज्म जो है वो मेरे ख्याल से 2000 में, 2001 में आपने एक चीज़ नोट की है, जो भी आपने बात की है, ये बड़ी आपने एक याद करवा दी बात कि 9 टाउन को रास्ता ही नहीं होता था। अच्छा, फेज़ 5 जब बन गया पीछे, ये लम्स की बैक साइड पे, यहाँ पे रास्ता ही नहीं होता था। ठीक है, 7 का पता ही कोई नहीं था, 7 है किधर, जब हम 7 की फाइलें बेच रहे थे किसी ज़माने में। अच्छा, अब हम फेज़ 10 की फ़ाइलों की बात करें, हमें नहीं पता फेज़ 10 किधर है। लेकिन जो एक इस ब्रांड पे या इस प्रोजेक्ट पे या DHA पे एक जो ट्रस्ट है ना हम बंदे का, मैं आपको बताऊँ, लोगों ने अभी पिछले 2-3 साल में, हम रिसेशन की बात करते हैं, DHA लाहौर में चले बड़ा थोड़ा रेट नीचे आया है, मुल्तान कितने % गिर गया है, कोयटा कितने % टूट गया है, गुजरांवाला कितने % टूट गया है, बहावलपुर का तो बिल्कुल ही। अब ये वो DHAs हैं, यकीन करें को आपका गिरबान नहीं पकड़ता आके, इसी तरह जी आप बिल्कुल इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? प्राइवेट सेक्टर में मतलब 2 लाख की किसी को फाइल लेके दें और वो 1.5 लाख पे आ जाए, तो आधे पाकिस्तान को वक्त पड़ा होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट है एक, दूसरा मैं और आप ही हैं। देखें, आसरा एक, अल्लाह माफ़ करे कि कोई बंदे का जानने वाला हॉस्पिटल में होता है ना, डॉक्टर आके कह देना सॉरी, तो वो उसी वक्त से उस घर में मातम शुरू हो जाता है, सफ़े बेच जाती हैं मातम की ना। मगर वो क्या है कि इंशाल्लाह होप रखें कि बंदा ठीक हो जाएगा, तो वो अगले तगड़े हो जाते हैं, उनको होप आ जाती है। ठीक है, हम लोग ही कहते हैं वही ग्रुप ही फ्रॉडी है। ये बात ठीक है कि यार इन्होंने डिलीवरी नहीं करना, कि 2 लोग उनके साथ होते हैं, 10 लोग उनके अगेंस्ट होते हैं। अभी देखें लॉर्ड स्मार्ट सिटी, मैंने काम नहीं किया, मैं अगेंस्ट हूँ कि जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी वो कोई और प्लॉट बाहर के निकाल के बैलेट करके लोगों को भेज दिए हैं। वो वाले जो लोग फंसे हैं वो फंसे भी हैं। आज तक 20% की फाइल चल रही है। सर कब की बुकिंग है? आज तक 20% की फाइल चल रही है, मार्केट में बिक्री ओपन। ठीक है, अब आप देखें प्रोज एंड कॉन्स तो हमने बताने हैं। अब वही बात है ना, नेगेटिविटी है। मैं आपकी लेग पुलिंग कर रहा हूँ, आप मेरी कर रहे हैं। मुझे पता है आपने अलनूर किया है या LEC किया है, मैं उसकी बुराइयां शुरू कर दूंगा। आपको पता है मैंने स्मार्ट सिटी किया है, मैं उसकी बुराई शुरू कर दूंगा। फिर DHA का इम्पैक्ट कुछ ऐसा है कि हम बुराई कर भी लोग करते हुए भी घबराते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत बीच में मुदाखलत ना कर ले। ये भी बात होती है कि फोन ही ना मगर सर DHA का सबसे अच्छी जो बात है,
लाहौर में तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए डीएचए को। कराची में तकरीबन 1960-62 से डीएचए मौजूद है, तो उसकी लेगेसी भी तकरीबन 50 साल प्लस होती हाँ है। ये बात ठीक है। ये मतलब मैं अभी अगर हम फेज 10 की बात कर रहे हैं ना, फेज 10 किसी को नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, किसी को ये मतलब कम प्रॉफिट मिले, कम प्रॉफिट मिले। हाँ डीएच सिटी देख लें, कब का फंसा हुआ है, उसकी मगर अभी आज तक तक पता ही लोगों नहीं है को कि होप है, और उसकी ले रहे लैंड हैं, किधर लोग है, बेच रहे हैं, उसकी पता ही नहीं लैंड किधर है, और अभी ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, और लोगों रेट को पता है कि ऊपर हमें चला मिल जाएगी। एग्जैक्टली यकीन है उनको कि मिल जाएगी, वरना कुछ ना कुछ हमें एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे, कहीं वरना ना कहीं डीएचए करेंगे। बायबैक करेगा, प्रिज्म की फाइल जैसे की थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा डीएचए में अब देखें ना, डीएचए अगर हम हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी की बात करें तो डीएचए में कोई 8-10 हज़ार बंदा इस वक्त जो काम कर रहा है, और मैं अक्सर ये क्लेम करता हूँ, और मैंने वैसे सर्वे थोड़ा सा किया था, पता नहीं बात ठीक है कि नहीं, कि हम पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट है हम डीएचए लाहौर जो है। अब यहाँ पे वॉल्यूम काम का नहीं है। आपके ख्याल में फ्यूचर क्या देख रहे हैं रियल एस्टेट का, कि यहाँ पे सिर्फ रह के डीएचए का ही काम कर सकते हैं, हम कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में जाके को अपना हाई राइज प्लान कर सकते हैं, या यहाँ से बैठ के हम दुबई कर सकते हैं, या यहाँ से बैठ के हम इस्लामाबाद या कराची कर सकते हैं, या हमें डीएचए को फोकस करना चाहिए? देखें, जो आप कह रहे हैं ना, यहाँ से बैठ के दुबई ऐसी है कि जैसे आप यहाँ बैठ के हम नाई से बाल कटवा लें। हाँ हाँ, नाई अपनी दुकान में बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, हम बाल नहीं कटवा सकते। जी, हमारी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, ऐसे ही है। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारा नाम ही सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमें उस जगह पे मौजूद, हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी फ्रेंचाइजिंग नहीं हो सकती एज ए सिर्फ कंसल्टेंट। और हम लोग में मसला ये है कि हम उस तरह से अपनी टीम को ट्रेन नहीं करते। अब उसमें मसला क्या आता है कि हम लोग कहीं भी बैठे हैं, हमारा खुद उस डील में बैठना, मौजूद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक आधी डील तुक्के में हो जाए तो हो जाए, मगर हम अगर ये कहना कि हम यहाँ बैठ के 100% दुबई डील करेंगे, हाँ एज ए उनका बैक एंड ऑफिस कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे हम नहीं कर सकते। हमें स्पेशलाइज सर्विसेज के लिए उधर जाके बैठना ज़रूरी होता है। जैसे अब हम एक प्राइवेट सोसाइटी में, मैं, आप और 1-2 दोस्त और गए थे, तो आप मेरे ख्याल से पहली डील में नहीं गए थे, तो आपकी वो फाइलें आपके पास वैसी इंटैक्ट पड़ी थी, ऐसे ही ठीक है, मगर अगली डील में आप गए, मैं नहीं गया, तो मेरी इंटैक्ट पड़ी थी, आपकी बिक चुकी थी। तो वो स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, हमें उधर जाके बैठना ज़रूरी होता है। कोई ना कोई हमें उधर कोई ना कोई अपनी सर्विलेंस रखनी है, वरना हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि हमारी सर्विस, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने सर्विसेज देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल हम सिर्फ डीएचए लाहौर पे भी फोकस करें। डीएचए लाहौर का सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, हम एक लॉयजन क्रिएट करें डीएचए के साथ इंडिविजुअल बेसिस पे। माशाल्लाह आपका भी रहा है, हमारा भी कहीं ना कहीं सबका एक ताल्लुक रहता है। हम लोग अपने जो अंदर स्टाफ उनका है, चाहे वो कर्नल हैं, मेजर हैं, उनके साथ हम लॉयजन नहीं बनाते हैं, हम घबराते हैं जी कि पता नहीं ये हमें क्या कह देंगे, ये क्या कह देंगे। वो भी इंसान है, उन्होंने क्या कहना है। बाहर जाके हम किसी जर्नल से भी डील कर रहे थे, मगर अंदर जो कर्नल बैठे हैं उनसे हम बात करना पसंद नहीं करते, कि घबराते हैं, पता नहीं क्या डर है। एक लॉयजन बनाए, अंदर ही बड़े काम है। हाँ, बहुत देखें डेवलपमेंट हो रही है, फेज 7 की पूरी डेवलपमेंट होनी है। आजकल बड़े जेवीज कर रहे हैं, ये बहुत जेवीज कर रहे हैं, जाके तो बहुत हो रहे हैं जेवीज। वो भी छोड़े इमरान भाई, आपके रोड डेवलप कर रहे हैं, रोड तो हर वक्त डेवलप कर रहे हैं ना। अभी फेज 10 पूरा आना है, उसमें लाइट्स का ठेका है, उसमें रोड्स का ठेका है, फिर उसमें और पता नहीं कितने ठेके, मतलब कि अभी मुझे पता लगा कि एक बंदे ने सिक्योर किया है खुदाई का ठेका, कि उसका सिर्फ काम है कि 4 एक्सकेवेटर उसने लिए हैं, डीएचए में जिधर खुदाई होनी है वो उसके थ्रू ही। अच्छा, ग्रेट, ठीक है। तो अब ये कितने ज्यादा काम है जो कि इस वक्त हो रहे हैं, आप मैं कहीं ना कहीं 4-5 करोड़ रुपए लगा देते हैं जी। तो हम 4-5 करोड़ रुपए की किसी ऐसी मशीनरी लें जो कि इफेक्टिव हो, और हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह यूटिलाइज करें कि हमारे एक साइड बिजनेस चलता रहे जिधर हमारी सुपरविजन की जरूरत ना हो। ये बात ठीक है। ये तो सर्विसेज का काम है ना, ये तो हमने करना ही करना है। कई ऐसे काम है जिसमें हमें खुद उधर मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता, हमारे एक पैटर्न बन सकता है, कोई कंपनी बन सकती है। इसमें भी हम देखें कंपनी बना सकते हैं, एज अ कंपनी हम काम कर सकते हैं, मगर हम अगले पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमारा ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है। हम कभी अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं करते, यार ये ना कर जाए, ये वो ना कर जाए, क्योंकि कैश डीलिंग है हमारी 90%। ये टोकन लेके ना भाग जाए, पता नहीं कौन लड़का है, हम पहले कहते हैं। अब आप देखें, मैं खुद तो नहीं किया, मगर मैंने सुना लोगों से कि चौहान स्ट्रीट पे जब इंटरव्यू होता था वो बड़ा सख्त होता था, और वो कहते थे बकायदा आप हमें गारंटर देंगे। हाँ, शुरू में आप हमें रेफरेंस और गारंटर 2003, 4, 5, 7 तक ये चीजें रही हैं। और वो पे देखें उन्होंने अपना सिक्का भी मनवाया, वो कोई बयाने भी नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। प्लस उनके एसओपीज डिफाइंड थे, हमारे एसओपीज नहीं। हमारे तो सेट कल्चर है। हम लोग क्या करते हैं, इमरान भाई के पास मैं आ गया, मैं जानने वाला हूँ, मिसाल है क्लाइंट ही हूँ, इमरान भाई कमीशन में छूट दे दो, यार तू ये ले ले यार, आधी दे दी जी। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। उनके एसओपीज डिफाइंड थे। मुझे याद है कि शुरू में मैं छोटा ही था, तो एक और हमारा दोस्त था, उसके साथ उसने कहा यार एक फाइल लेनी है तो मेरे साथ चला जाए।
हम साथ चौहान स्ट्रीट पे आ गए। अयाज भाई होते थे वो, खैर उनसे अब तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, राशिद भाई के पास होते हैं अभी, उनके साथ ही बैठते हैं। तो अयाज भाई के पास चले गए, फाइल वाइल बड़ी सस्ती मिल रही थी, 4-5 लाख रुपए कम मिली थी, फेज 6 एक्सटेंशन की कमर्शियल फाइल थी। वही जो टाइशे लगा के जी, टाइशे लगा के दाढ़ी वाले जाए। तो आखिर में कहते हैं जी मेरा 1% कमीशन भी है। तो हमने कहा हम डीलर हैं। वो कहते हैं भाई हमारे एसओपीज डिफाइंड है, अच्छा। हमने डीलर से भी 1% कमीशन लेके ही काम करना है। ओके। तो उधर कोई बात हमें समझ आई कि कंपनी के एसओपीज है और वो सबके लिए है भाई, डीलर आ जाए या क्लाइंट आ जाए, आपने नहीं लेना ओके भाई जाओ अपना काम करो। तो जब एसओपीज डिफाइंड होते हैं, आपका 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो सकता है काम ना हो, मगर वंस काम होगा तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा मैं किसी, हमने अपने बिजनेसेस को कॉर्पोरेट में चेंज नहीं किया, जो हमारा बहुत बड़ा एक लैप्स है। हमें चाहिए हम अपने बिजनेस को एक कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करें। देखें हम ये सोच रहे हैं कि यार ये कोई भी बंदा है XYZ कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, हमें क्या पता कि कॉर्पोरेट एक इंडस्ट्री लगाने में कितना पैसा लगता है। जी ऐसे ही हमारे ऊपर तो एक हवाई बना हुआ है कि भाई अरबों रुपए चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, कौन लगाता है अरबों रुपए? कोई भी नहीं लगाता। ठीक है, होता क्या है कि आपको वो टेक्निक नहीं देते। ठीक है, अब आप नीचे अपने बंदे रख रहे हैं, हम ये क्यों इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि इस बंदे ने कल को अपना ऑफिस ही बना लेना है, तो यार आप उसके साथ उसको वो चीजें क्यों नहीं दे रहे? आपने कभी अपने एम्प्लॉय को करोला गाड़ी लेके दी है? वो आपको बिजनेस जनरेट कर रहा है करोड़ रुपए का, आप उसको करोला गाड़ी लेके दें, आप उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, आप ये चीजें क्यों नहीं दे रहे? जब देखें उसको सारी मैनिटीज आपकी तरफ से मिल रही होंगी, आप उसको कहें जी ये तेरा 40,000 रुपये रेंटल फिक्स है, ये तेरी भाई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट फिक्स है, या ये गाड़ी फिक्स है, ठीक है, प्लस आपको ये मैंने हेल्थ बेनिफिट दे दिया, 3 लाख रुपए तेरी तनख्वाह है, तेरे पास ये टारगेट है, तूने 10 प्लॉट महीने के बेचने, जी क्यों नहीं बेचेगा? ऐसे ही ये बात। देखिए मैनेजर है ना वो आपका, उसने मैनेज करना है चीज़ें, उसने आगे आप टीम बना के देनी है, आपको सारा कुछ करके देखना है। मुझे ये बताएं आज हमारी रियल एस्टेट मार्केट में माशाल्लाह ऐसे ऐसे बिग जाइंट्स बैठे हुए हैं, शार्क्स हैं जो कि करोड़ों रुपए महीने के बना रहे हैं। कितनों के पास HR डिपार्टमेंट है, HR मैनेजर है? नहीं, किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, हम लोग कॉर्पोरेट पे क्यों नहीं जाते? अच्छा, बनाने की कोशिश भी करते हैं, आप ये देखें कि बनाने की कोशिश भी करते हैं, एक आपके पास अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आता है, आपकी सारी कंसंट्रेशन उधर चले जाती है और पीछे से सारा बेड़ा यही है ना, हम लोग देखें लालच में चले जाते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहे, हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि यार आज ये कमा लें, वो कल फिर कर लेंगे, कल दोबारा कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की करूं, मैंने भी पूरा मार्केटिंग सेटअप करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि हम लोग एक्सपेंसेस से बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, हमें आदत नहीं है, हमें आदत है एम्प्लॉय रखने का कट पे, मतलब कि 40-60 पे रख लिया, 50-50 पे रख लो, इस तरह कर लो। हमें आदत नहीं है पेज जो है ना, ऑफिस बॉय बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, हमारे कहीं डीलर भाई ऑफिस जाएं तो ऑफिस बॉय नहीं होते। मैं आजकल चला रहा हूँ ना मार्केटिंग कंपनी, मुझे पता है कि स्लो मार्केट में ये चीज़ें फिर लेके चलना, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। मगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाएंगे, उन्होंने मिनिमम अपना 1-2 साल उन्होंने लिखा हुआ होता है कि भाई ये लॉस मेकिंग मशीन है, उसके बाद वी विल कन्वर्ट इट इनटू प्रॉफिट मेकिंग, या हम ब्रेक इवन पे आएंगे। 1-2 आपने उसको, एक का बेबी है, खिलाते जाना, फिर आप जब वो बड़ा होगा तो आपको रिटर्न देगा, उसी तरह से रिटर्न देगा। अभी कहीं मुझे याद है मैं जब काम कर रहा था तो मेरी कई डील 6-6 महीने बाद में चोर हुई। जी ऐसे ही है। जो 6 महीने पहले क्लाइंट लगा हुआ था वो किसी और डील का था। ये नेचुरल है, मतलब आपके पास पाइपलाइन में 10 बंदे हैं, एक बंदा पिछले 1.5 साल से इन टच है, अच्छा कोई 10 लाख रुपया उसने बढ़ा के डिमांड की हुई है, वो 2-4 महीने बाद अगर वो वहाँ तक प्राइस आती है तो वो 10 और बढ़ा देता है, तो वो कई दफ़ा आपकी 7-7 2-2 साल बाद जाके वो डील में चोर। बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि DHA के कई ऐसे क्लाइंट हैं जो मैंने 6-6 साल बाद में चोर किए। 6 साल वो इन कॉन्टैक्ट रहे, जी हमारा प्लॉट कितने का है, हमें ये कितने का मिल जाएगा, अच्छा मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो करते करते 6-6 साल बाद, इवन मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे बताएं इतने अरसे इन बिटवीन अगर कोई डाटा शाटा मार के फ़ोन ही कर ले उसको, तो फिर सर डाटा देखें इमरान भाई, अगेन वही मसला है, डाटा देखें एक मार्केटिंग टूल है। अब दुनिया में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम DHA के अंदर से डाटा निकालें। आपके पास पाकिस्तान में आप किसी अच्छे ब्रांड का मिसाल है कि एक प्लॉट किसने खरीदना है, जिसके पास पैसा है, ठीक है, आप नेक्स्ट के पास जाएं, उनको बोल भाई आपसे जो कपड़े लेते हैं ना उनका डाटा मुझे दे दो, उस पर आप काम करें। आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना अपनी कंपनी के, आप मुझे और आपको दिन में कितनी जो है वो हार्वेस्ट ग्रुप की कॉल्स आती हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग वालों की, फिर कभी किसी की आ जाती है कि हम ये बिजनेस, अभी आजकल वो क्या कह रहे हैं कि वो बड़ा एक मशहूर हुआ है वो डेयरी वाला बिजनेस, जी उसकी आ रही थी 8 से 10 बैंक से कॉल आ जाती है, बैंक से आ जाती है। अब हम वो कहेंगे डाटा मार रहे हैं जी। अभी मेरा मिसाल है, अकाउंट है मिजान बैंक में, मेरा मैनेजर बड़ा अच्छा है, मैं उसको कॉल करता हूँ, 10 लाख रुपए उधार भी दे देता है मुझे क्या जरूरत है MCB में अकाउंट खुलवाने की? देखिए हम तो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है ना, अगर मैं अपने क्लाइंट, आपका क्लाइंट क्यों मेरे पास आ रहा है? असल तो हमें ये सोचना चाहिए ना, मतलब हमारी सर्विसेज लैक कर रही हैं, अगर हम ऑफर नीचे कर रहे हैं तो वो हमारा लैप्स है कि हमारे पास मार्केट में हमारी वर्किंग नहीं है कि हम वो ऑफर जनरेट कर सकें।
वो बंदा जो कि डाटा मार्केट, हाँ वो ज्यादती है जो टारगेटेड डाटा है। हाँ आप प्लॉट बेच रहे हैं, मेरे पास उसका ग्राहक आ गया, मैंने आपको 1 करोड़ की ऑफर दी और क्लाइंट को कॉल करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ऑफर दी। जी। ये बहुत बड़ा लैप्स है, ये नहीं करना चाहिए, ये अनएथिकल है। और मेरे ख्याल से अगर काम भी होना चाहिए तो इस तरह की डाटा माफिया पे होना चाहिए। बाकी एक क्लाइंट सो रहा है, बाहर बैठा हुआ है, कहीं भी है, काम इस पे क्या करेंगे आप इन लोगों को? क्या जो एक बंदा बिल्कुल ही अपना इतना लो प्रोफाइल हो जाए कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करें कोई चीज़ और मैं अगले दिन जाके उस बंदे को नॉक कर लूँ घर पे जाके या कॉल कर लूँ उसको, तो वो अब इससे ज़्यादा वो तो बिल्कुल ही उसने अपना बेड़ा गर्क कर बेनकाब तो लिया। करें ना, आप उसको हर प्लेटफॉर्म पे बेनकाब करें। हाँ। ये बंदा है, लोग पता नहीं, मुझे तो सर हैरत है कि डाटा जा हाँ, देता है, वो जो मैनू फेसबुक पता पे है, आजकल वो, और हाँ। ये गालियां माँ बहन उसकी एक कर देते हैं। देखिए ना उसकी माँ का कसूर है ना उसकी बहन का कसूर हाँ, ये है, बात ठीक है, एक साफ सी बात है ना, उनकी हो सकता है तरबियत हो, नेकों में बद बदों में नेक सब कुछ होते हैं। तो ये हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उस बंदे की तस्वीर लगाएं, कहें जी ये पूरा वाकया मेरे साथ पेश आया है, उसकी मेरे ख्याल से एक अलग से जूरी बननी चाहिए, 4-5 असरो वसूक वाले बंदे, जैसे माशाल्लाह आप हो गए, बकर भाई हो गए, मियां तलत साहब हो गए, इस तरह के 4-5 बड़े बंदे हों जो कि बैठें और फिर वो उसको कहें कि यार ये 3 महीने किसी ने इसको डील दी तो हमारा उससे भी बॉयकॉट, इस तरह का कोई काम करें। सजेशन बहुत अच्छी है आपकी, इस तरह का कोई काम करें ताकि वो बंदा उसको देख के लोग इबरत हासिल करें कि वो डाटा मारने से, अगर मैं डाटा मार रहा हूँ मैं 4 बार सोचूं कि यार पैसा तो अपनी जगह है, मेरी भूख है, मगर मैं नंगा हो जाऊंगा। तो ये इस तरह का काम होना चाहिए कि 5-6 वसूक वाले बंदे आए जो जिनके फॉलोइंग है, हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, मियां तलत साहब हो गए, मेजर रफीक असद साहब हो गए, डॉक्टर खालिद साहब हो गए, अबू बकर भट्टी साहब हो गए, इस तरह के लोग आए जिनकी जो पार्टीज हैं सर इकट्ठे तो नहीं हो सकते मगर चले इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो है ना, ठीक है, उनके सबके 2-2 3-3 सौ 4-4 सौ घर के वोट हैं, तो वो बोलें जी इस बंदे के साथ किसी ने डील नहीं करनी, डीएचए में वो उधर एंट्री बैन करवाए ना, डीएचए में उसकी उस फोटो लगवाएं कि 3 महीने की फोटो लगे, वो तो एसोसिएशन बड़े आराम से करवा सकती है। तो सर डीएचए में एंट्री बैन करवाएं उसकी स्टेट की ट्रांसफर ना करवाएं 3 महीने, और कहें जिसने स्टैंप लगा के इसकी स्टेट की ट्रांसफर की कहीं से भी पता लग गया उस स्टेट को भी हम बैन करेंगे। सर इस तरह का तरीकेकार कोई लाएमल बनाए जो टारगेटेड डाटा है, बाकी ओपन डाटा को हम नहीं रोक सकते, वो मार्केटिंग टूल है, वो फिर अगले के, हाँ ठीक है, पूरे पाकिस्तान से पूरे देखें ना, पाकिस्तान से आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो करोड़पति हैं, वो फिंगर टिप्स पे, मैं करोड़ है 2 करोड़ है 50 लाख है, वो आप उसका डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, आप उस पर वर्किंग करें, उस पर वर्किंग करें सर, आपको ना सोशल मीडिया की, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं कि एक बंदा वो 2 महीने लगा के किसी जगह पे कन्विंस करता है एक बंदे को, उसको तैयार करता है, वो जो भी आप बात कर रहे थे कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, हम बताते हैं कि सर ये 8 करोड़ की आपकी जो एक चीज़ हो चुकी हुई है, इट्स अ पीक रेट, आप इसको बेचें, आप ये एक्स लें, वाई लें, जेड लें, हम ऐसे ऐसे करते हैं, हम पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक बंदा फ़ोन करके उसको 4 लाख ज़्यादा कहता है तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। सर इसी तरह देखें आप, मगर उसके बाद भी वही बात है, उसको पता हो कि मैंने यार इमरान भाई से डील की हुई है, मुझे इस बंदे का पता है, इसकी सर्विसेज हैं, इसका एक निज़ाम है जी। ये बात देखें, पाकिस्तान में 90% पैसे वाले लोग ना निज़ाम के पीछे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे रियल स्टेट में किसी का निज़ाम नहीं है। चौहान स्टेट एक वाहिद है जो आज भी हम किसी क्लाइंट को करते हैं ना कॉल, यार हम चौहान के क्लाइंट हैं, ठीक है, क्यों, उन्होंने एक निज़ाम दिया हुआ था, अब वो खैर नहीं रहा, पहले था, तो अब वो भी तितर बितर हो गए क्योंकि चौहान स्टेट का भी एक नॉर्मल रूटीन वाला काम हो गया, वो वाला सीन मेरे ख्याल से शायद नहीं रहा। तो अब चौहान साहब आप भी वही सर्विसेज दे रहे हैं, मैं भी वही सर्विसेज दे रहा हूँ, आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो क्लाइंट ने आपके पास जाना है, वो कह रहे हैं सर्विसेज तो वही मिल रही हैं। अब वो हायरार्की नहीं है हमारे उसमें, ना कोई हमारा सिस्टम है, तो उन्होंने कहना है यार बस ठीक है फिर इससे डील करो, इमरान है जो ये तो क्या फर्क पड़ता है ये बात ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कि हमें अपने निज़ाम इस वक्त तब्दील करने की ज़रूरत है। अभी आप बाहर से देखें रीमैक्स आया, ठीक है, वो हम अपनी जगह पे तो काम कर रहा है, कॉलियर्स बाहर की बहुत बड़ी फर्म है, मगर यहाँ वो काम कर रही है जी, ऐसे ही। और मुझे हैरत हुई जब सुना कि कॉलियर्स इधर है और हमें पता ही नहीं है, और वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक भाई हैं वो कॉलियर्स ही आए हुए हैं हमारे इधर भी लोकल उसमें। फिर हमारे इधर ये कि उन्होंने शायद कॉलियर्स ने उस तरह का निज़ाम नहीं लेकर आया, शायद कोई फ्रेंचाइज लेकर आया था, तो इस तरह का निज़ाम लाए, जैसे बैंक है, हम भी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनीज हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दें, उनको कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस दें, मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए आज एज अ कंपनी, बहुत सस्ते में पड़ती है। आप 10-15 एम्प्लॉयज़ हैं आपके, हेल्थ इंश्योरेंस दें उनको, इस तरह के फिर पर्क्स रखें, गाड़ियाँ शाड़ियाँ दें, आप उनसे कमाएं, उनको टारगेट्स दें, हम लोग उसके लिए मैनेजर हायर करें, हमें नहीं, हमारी वो तरबियत नहीं है, कारोबारी तरबियत हमारी नहीं है कि हम वो कंपनी को उस तरह चलाएं।
तो हम उसका मैनेजर हायर कर लें। असल में हम नुकसान कब उठाते हैं जब हम मैनेजर नहीं हायर करते। हर चीज़ हम खुद करने की कोशिश करते हैं। अब अरबी हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बिजनेस करें, शायद उनको खुद इंग्लिश भी नहीं आती। जी ऐसे ही है। उन्होंने क्या किया, अगर दुनिया के टॉप जेपी मॉर्गन से कहीं से मैनेजर्स हायर किए हैं, वो पूरी कंपनी टॉप उनकी के चला रहे मैनेजर्स हैं, वो चला रहे हैं। क्यों? उनको वो फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आप भी बेनिफिट्स दें। अब आपका इधर मैनेजर है, वो करोला में आ रहा हो, नीचे आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो कल्टस में आ रहा हो, उसको क्या जरूरत है जाके अपना ऑफिस सेटअप करने की? है ही नहीं। अब जमीन के आप देखें, लड़के हमारे पास पिछले 15-15 सालों से आ रहे हैं, सेटअप कॉस्ट तो उनके लिए भी डीलर की वही है जो हमारे लिए, जो हमारे लड़कों के लिए। ऐसे ही है। वो क्यों नहीं जाते कहीं? कोई 1-2 बेईमान इतने तो होने ही हैं। ये परसेंटेज तो देखें पूरी दुनिया में ये ये परसेंटेज industries 5-10% की होती है कि वो अच्छे बुरे लोग आपको मिलते ही हैं। ये है एवरेज हर जगह पे। बिल्कुल इसी तरह है। और कई ऐसे हैं कि जो धागे की ट्रेड करते थे, फिर उन्होंने कपड़े की ट्रेड शुरू की और फिर टेक्सटाइल मिल लगा ली। ऐसे हैं ब्रिलियंट माइंड्स। मगर अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदा ऐसा हो। आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरह करें तो वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा कि उसको लगे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ये भी बड़ा है कि मैंने तो खुद तो नहीं एक्सपीरियंस किया, मगर लोगों ने किया है कि वो यार हम जब शुरू में जाते थे 2 लाख रुपए कमीशन आई तो हमारे मालिक ने 20,000 हमें दे के, तो बाकी का तू बच्चा तूने की करने ने 1,80 जेब में डाल दी। तो ये भी हमने मार्केट में बड़ा नॉन प्रोफेशनलिज्म तो है ना, ये तो शुरू से है हमारी मार्केट में। तो ये लेकिन देखिए ना, जो मैं आपको बताऊँ अजय भाई, हमने बड़ा देखा है मार्केट में ये चीज़ें पिछले 20 साल से। जिसने 2 लाख में से 20,000 रुपये अपने बच्चे को दे दिया और 1,80,000 दे दिया ना, वो फिर 1,80,000 पे रहा है। वो आज उसका नाम कोई नहीं है मार्केट में। इसी तरह ये आपको बड़ा प्रोफेशनली लेके चलना पड़ता है और टीम को। और मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि जब तक आप खुद टीम को लेके नहीं चलेंगे ना, आप मत सोचें कि टीम आपको बिजनेस ला के देगी। एग्जैक्टली। ये तो आपकी अपनी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपकी क्लाइंटेज होनी चाहिए, आपको नए नए आइडियाज़ होना चाहिए कि आप अपनी टीम को काम दें और फिर वो वहाँ से काम जनरेट करें, ना कि आप उन्हें खुद से कहें कि यार जाएँ मार्केट जाएँ और जाके काम ढूंढ कर लाएं। आपका पैटर्न एक अच्छा होना चाहिए, आप एक अपना ब्रांड अच्छा बना लें, आपका ब्रांड एस्टेब्लिश इतना हो जाए, आपका नाम इतना अच्छा हो जाए कि क्लाइंट आपको नॉक करे। और फिर आपके पास नए नए टूल्स होने चाहिए कि साथ साथ आप अपने आप को जितना इंप्रूव करते जाएंगे। बेसिकली अब देखें ना, पिछले दिनों क्या हुआ कि हर बंदे ने सोशल मीडिया शुरू कर दिया। सब ने पेजेस बना लिए, सब ने एडवर्टाइजमेंट की और सब ने लॉस किया। उसकी वजह ये कि सोशल मीडिया सिर्फ ये नहीं कि आप ऐड लगा देंगे तो आपको कॉलेज शुरू हो जाएंगी या लोग आपके पास आके दरवाजे खटकाएंगे। इतना हार्ड वर्किंग काम है, मैं तो कर रहा हूँ इस पे, यकीन करें। पहले जो हम कहते थे ना 2% से या 1% से भी काम नीचे आ गया हुआ है। नीचे आ गया बिल्कुल। अब आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाती, नहीं होती, और आपको उसके लिए प्रॉपर एक प्रोफेशनल जी बड़ी प्रोफेशनल टीम आपको रखनी पड़ती है। आपने एक टीम भी नहीं, साइमल्टेनियसली जो मेरी छोटी मोटी रिसर्च है, आपने 2 टीम्स रखी है, जो कि एक सिर्फ कॉल करके फीडबैक लेती है और जो थोड़ी बहुत उसको लगेगा कि मैच्योर लीड है वो अगली टीम को ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही है, वो फिर आगे से फीडबैक दे देगा कि नहीं यार ये मैच्योर नहीं है, अभी इस पे वर्किंग की जरूरत है, वो फिर पीछे दे देगा। तो वो फिर आपको इस तरह की टीम्स काफी ज्यादा एंगेज करनी पड़ती है और फिर उसके लिए आपका मैनेजर भी जरूरी है कि आपका मैनेजर क्लोज करे हर डील। बस भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए ही, इसलिए हमने कहा था कि हमें एक पढ़ा लिखा जो है ना बंदा जो चीज़ों को पता हो, नए नए आइडियाज़। आपने बड़े अच्छे आइडियाज़ शेयर किए और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकालेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी सिटिंग ऐसे ही जो है ना वो को हम किस दिन फिर दोबारा करेंगे सेशन, फिर को नए आइडियाज़ पे बैठ के डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने बुलाया, हमें इनवाइट किया। थैंक यू।